Good morning, student beta. My name is Gaurav, your maths faculty from Vidya Mandir classes Delhi in collaboration with Saraswat International School पापी। चलिए बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हम लोगों का वेक्टर खत्म हो चुका था। बेटा आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा बेटा? 3D। अगला चैप्टर क्या होगा बेटा हमारा? 3D। किधर गया? हाँ बेटा, चलिए बेटा यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग 3D। बेटा 3D में पहले हम समझते हैं कि थोड़ी बहुत छोटी छोटी बीच बातें हैं जो, ठीक है। जैसे मान लो बेटा ये आपका एक रूम है, ये आपका रूम दिख रहा है। आप ये समझ लीजिए कि ये आपका रूम के एक मतलब जो आपके कोने होते हैं बेटा, ये आपके रूम का एक कोना है जिसमें से 3 आपके जो दीवारें होती हैं। एक वॉल तो आपकी ये रही, एक वॉल आपकी ये रही, ठीक है ना। एक वॉल बेटा आपकी ये रही, और ये क्या बेटा, इन दोनों वॉल्स की जो एज होती है, जहाँ पे मेरी दोनों वॉल आपस में टच करती है बेटा, ये मेरा वो है। क्लियर। नीचे वाला बेटा आपका फ्लोर है, तो बेटा ये इस वॉल का और फ्लोर का एज है ये रही, ठीक है, टच करने वाली। और बेटा इस वॉल को और इस वॉल को टच करने वाली बेटा एज ये रही। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहली बात तो ये समझिए, ठीक है। अब आपने क्या किया बेटा, एक पॉइंट लिया जो बिल्कुल आपके हवा में बीच में लटका हुआ है, ठीक है। या बीच में मान लो, या फिर मान लो कोई कोई बंदा खड़ा हुआ है, ये उसका जो सर है, मैंने उसको एक पॉइंट लोकेशन ले लिया, ठीक है। या फिर आपके घर फैन जो टंगा हुआ रहता है, मैंने उसकी लोकेशन ले ली। आप कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं जो बिल्कुल बीच में आपका पॉइंट टंगा हुआ है, ठीक है। तो बेटा अगर मुझे इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को बताना है, ठीक है, तो बेटा मुझे बताना पड़ेगा कि अगर ये मेरा ओरिजिन है, अगर मैं इसको 0,0,0 बोलता हूँ, इस जो आपका कोना है, जो आपका एक तरह से जो बिल्कुल कोना है आपके रूम का, इसको अगर मैं 0,0,0 मतलब ओरिजिन बोलता हूँ, बेटा ये वाली एज क्या हो जाएगी बेटा? जेड एक्सिस। ये वाली एज क्या हो जाएगी बेटा? वाई एक्सिस। और बेटा ये वाली एज क्या हो जाएगी बेटा? एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो बेटा अगर मुझे इस पॉइंट को डिफाइन करना है, तो बेटा मुझे इसको तीनों के टर्म में एनालिसिस करना पड़ेगा। पहली एनालिसिस क्या होगी कि भैया ये जो पॉइंट है, ये मेरा एक्स एक्सिस पे, जो ये जो पॉइंट है उसकी एक्स एक्सिस के अलोंग लोकेशन कितनी है, उसकी एक्स एक्सिस के अलोंग लोकेशन कितनी है। तो बेटा ये जो दूरी होगी, इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट की एक्स के अलोंग जो दूरी है बेटा, वो कितनी है बेटा, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि भैया इस पॉइंट की जो वाई एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस से जो दूरी है, ये जो दूरी है वाई एक्सिस से, ये जो दूरी है वाई एक्सिस से, इसे मैं क्या बोलूंगा? एक्स बोलूंगा। क्लियर हुआ? ये तो मेरी एक्स होती है, ठीक है ना। अच्छा, इस पॉइंट की बेटा जो आपकी एक्स एक्सिस से दूरी है, मैं उसे क्या बोलूंगा? वाई बोलूंगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? अच्छा सर, एक्सिस के टर्म पे अगर मैं ना लूं और कुछ और बोलूं तो बेटा मैं ये बोलूंगा कि इस पॉइंट की जो, ये जो मेरे पास पॉइंट है, इस पॉइंट की जो बेटा जो मेरे पास वाई जेड प्लेन, जो मेरा वाई जेड प्लेन है, मतलब जो ये वाला मेरा जो प्लेन है, ये वाला जो मेरा प्लेन है बेटा, इस वाई जेड प्लेन से बेटा जो दूरी है ना, उसको मैं क्या बोलूंगा? एक्स बोलूंगा। क्या समझ में आया नहीं आया? पॉइंट की वाई जेड प्लेन से जो दूरी होती है उसे मैं क्या बोलूंगा? एक्स बोलूंगा, ठीक है। तो बेटा ये हो गया एक्स, ठीक है। ओके ओके सर, मतलब वाई जेड प्लेन से जो दूरी है वो मेरी एक्स हो गई। तो सर अगर मैं एक्जेक्ट प्लेन की बात करता हूं, मतलब इसकी बात करता हूं, ठीक है, इससे जो दूरी आएगी, इससे ये दूरी आएगी, दिखा है, ये दूरी आएगी, इससे मेरे पॉइंट की ये दूरी आएगी, ठीक है। ये दूरी क्या हो जाएगी बेटा? मैं बोलूंगा बेटा ये हो जाएगी मेरी वाई। क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस के अलोंग दूरी, ठीक है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा जो दूरी बेटा मेरी इस पॉइंट की नीचे वाले प्लेन से आएगी, मतलब एक्स वाई प्लेन से आएगी बेटा, वो मुझे क्या बताएगी बेटा? वो मुझे बताएगी जेड। क्या बताएगी? जेड। तो बेटा इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी? एक्स वाई जेड। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अब एक चीज समझो, जो बेटा इसकी जो एक्स का, अगर मैं इस पॉइंट का अगर मैं तीनों एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेता हूं, अगर तीनों एक्सिस में प्रोजेक्शन लेता हूं, तो इसका एक्स पे प्रोजेक्शन कितना गया बेटा? इसका गया एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि हम जानते हैं एक्स एक्सिस का मतलब, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूंगा तो एक्स एक्सिस पे बेटा मेरा y और x दोनों जीरो होंगे। एक्स एक्सिस पे y और x, y और z दोनों जीरो होंगे, सिर्फ मेरा x ही वेरिएबल होगा। तो इससे कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा? x, 0,0। y के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे बेटा? 0,y,0, और z के कितने आएंगे बेटा? 0,0,z। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो वही लिखा हुआ है देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ। अच्छा एक बात तो समझ में नहीं आया कि हमारा इस पे पॉइंट, ठीक है। अगर बेटा मैं इस पॉइंट का इन तीनों प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालता हूं, मतलब अगर मैं इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये तो मैंने क्या निकाला बेटा? ये तो मैंने निकाला इस प्लेन, इस पॉइंट का इस एक्सिस पे, ये तो मैं निकाला इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन। तो x, 0,1 आया एक्स एक्सिस पे, y पे आया 0,0, y पे आया 0,y,0, और z पे आया बेटा 0,0,z, ठीक है। बट बेटा बजाय मैं एक्सिस के अगर मैं प्लेन में प्रोजेक्शन निकालता हूं तो क्या होगा? प्लेन पे बेटा मैं इसकी इमेज निकालता हूं तो क्या होगा? इमेज नहीं मतलब प्रोजेक्शन निकालता हूं तो बेटा इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा? ठीक नीचे, ये इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर ये मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन में निकाल रहा हूँ, किस पे निकाल रहा हूँ बेटा?
एक्स वाई प्लेन में निकाल रहा हूँ, तो बेटा इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे एक्स कॉमा वाई, और जो जेड होगा बेटा वो मेरा 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? इसी को जब आप वाई एक्स जेड प्लेन में निकालोगे, इसमें निकालोगे बेटा इसका प्रोजेक्शन एक्स जेड प्लेन में, मतलब इधर कहीं निकालोगे, तो बेटा इस बार मेरा एक्स 0 होगा और यहाँ पे बेटा वाई और जेड आएगा। ठीक है ना? और बेटा जब आप इसे जेड एक्स प्लेन के अंदर इसका प्रोजेक्शन निकालोगे जेड एक्स प्लेन में, तो इस पॉइंट के अंदर जो वाई होगा वो 0 होगा, बाकी आपके एक्स और जेड मिल जाएंगे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई, वाई जेड प्लेन में एक्स जेड प्लेन में एक्स जेड वाई 0, और वाई जेड प्लेन में एक्स 0 वाई जेड। ठीक है ना? ओके, अब एक्सिस के अलॉन्ग मैंने ये बात किया, प्लेन के अलॉन्ग ये बात किया मैंने, एक्सिस के अलॉन्ग एक्स कॉमा 0 0 0 वाई 0 0 वाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमें क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए पॉइंट मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी चेंजेस। तो बताओ किनमें से क्या चीज चेंज होगी? क्लियर बेटा? देखो मेरा, मैं बोल रहा हूँ कि एक्स के पैरेलल मूव कर रहा है, तो बेटा उसका सिर्फ एक्स चेंज होगा। सर कैसे एक्स चेंज होगा? बेटा देखो, अगर मैं सिर्फ एक्स के पैरेलल किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहा हूँ, 2 मीटर के, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। हाँ ठीक है, ये मिट गया। ठीक है, मान लो बेटा आप कोई भी एक पॉइंट ले रहे हो, उसको लगातार ऐसे मूव करा रहे हो, ये मेरा एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो देखो क्या इसका वाई जो था, जो इसकी ये दूरी थी वर्टिकल डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन से, जो वाई निकला क्या वो चेंज हुआ? ऑलवेज उतना ही है, उतना ही है कि नहीं है? क्या इसका जेड चेंज हुआ? जेड भी ऑलवेज देखो उतना ही है, उतना ही है कि नहीं है बेटा? सिर्फ क्या चेंज हो रहा है बेटा? सिर्फ बेटा मेरा एक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस। ठीक है, अगला बेटा समझिएगा जरा, अगला क्वेश्चन क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ ए पॉइंट ए बी सी। ए बी सी की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होती है? बेटा सिंपल सी बात है, ए बी सी एक्सिस के पॉइंट कितने होते हैं बेटा? ए कॉमा 0 कॉमा 0, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? ए माइनस ए का होल स्क्वायर दैट इज 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज बी, और सी माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज बी। मतलब बेटा अगर मुझे किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है, तो बेटा उसका आंसर होता है अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या है? मेरा वाई है, देखो ये मेरा वाई है और ये मेरा जेड है, तो मैं डी को क्या बोल सकता हूँ? अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये क्या बताएगा बेटा? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा बेटा? ये तीनों 0 0 0 0, तो a माइनस 0 a, b माइनस 0 b, c माइनस 0 c, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 देन इट इज रिप्रेजेंटेड इन 3D। तो बताओ वो 3D में क्या रिप्रेजेंट करेगा? बेटा देखिए, अगर मैं एक्स वाई इज इक्वल टू 0 बोलता हूँ, तो बेटा इसके 2 मीनिंग होंगे। पहला मीनिंग, अगर x इज इक्वल टू 0, और दूसरा और y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर बेटा मेरा x इज इक्वल टू 0 रहा, अगर मेरा x इज इक्वल टू 0 रहा, तो ये क्या शो करेगा बेटा? वाई जेड प्लेन शो करेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि बेटा अगर आपने पता होगा कि जो मेरा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी मेरा ये प्लेन होता है, ये वाला जो प्लेन होता है, जो मेरा एक्स वाई प्लेन होता है उसमें जेड 0 होता है। ठीक है, जो मेरा वाई जेड प्लेन होता है उसमें एक्स 0 होता है, और बेटा मेरा जो जेड एक्स प्लेन होता है बेटा उसमें मेरा वाई 0 होता है। ठीक है तो अगर x 0 बेटा तो मेरा एक्स वाई प्लेन, अगर बेटा मेरा y 0 तो मेरा एक्स जेड प्लेन। ठीक है ना? और दोनों प्लेन आपस में क्या है बेटा? परपेंडिकुलर हैं। क्या है बेटा? आपस में परपेंडिकुलर। तो बेटा एक बात तो मैं बोलूंगा कि दीज आर टू परपेंडिकुलर प्लेन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर बेटा मैं इनको एज ए लाइन के टर्म में बात करूं, तो x इक्वल टू 0 एक्चुअल में x एक्सिस होती है। क्या होती है बेटा? x एक्सिस। और y इक्वल टू 0 क्या होती है बेटा? एक्चुअल में y एक्सिस होती है। क्या होती है बेटा? y एक्सिस। तो बेटा ये एक्चुअल में दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है जो आपस में परपेंडिकुलर है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ये दो लाइंस को भी रिप्रेजेंट करता है जो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। सर इसके अलावा और क्या रिप्रेजेंट कर सकता है बेटा? इसके अलावा ये भी तो रिप्रेजेंट कर सकता है कि अगर a इंटू बी मेरे 0 हैं, अगर a इंटू बी मेरे 0 हैं, इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि या फिर तो x 0 या फिर y 0, बट किसने का या लगाओ, हो सकता है दोनों 0 हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने बोला a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो आइदर a 0 आइदर b 0, और दोनों भी तो 0 हो सकते हैं ना, a एंड b बोथ आर 0। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? थर्ड कंडीशन भी पॉसिबल है कि ये दोनों 0 हो जाएं। और बेटा अगर दोनों 0 होते हैं तो ये बताओ x और y कहां पे 0 होते हैं बेटा?
जेड एक्सिस पे। कहाँ पे जीरो होता है बेटा? जेड एक्सिस पे। तो बेटा ये जेड एक्सिस को भी रिप्रेजेंट कर देगी अगर मेरे दोनों जीरो हो जाते हैं तो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? वैसे यहाँ पे जो ऑप्शन मुझे दे रखा है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर नंबर ए और आंसर नंबर बी। ठीक है ठीक है। अच्छा डी भी बेटा काउंट हो जाएगा सर। डाउन क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेटा एक्स और वाई एक्सिस आपके ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करती है। कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है बेटा? ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करती है, तो बेटा हम इसको इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो मेरा आंसर क्या हो गया? ए बी एंड डी। क्लियर? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रखा है बेटा इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन ए आपको दे रखा है परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर प्लेन, पैरेलल लाइंस, पैरेलल प्लेन। बेटा देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मेरे पास जीरो है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जीरो है, इसका मतलब बेटा ये होता है कि मेरा एक्स जीरो और वाई जीरो। ठीक है। और एक्स जीरो वाई जीरो में करूंगा तो सर पिछला किस में उसमें डिफरेंस क्या है? तो ये बात आ जाएगी ना बेटा, दोनों में फर्क है। सर फर्क क्या है? फर्क क्या है बेटा? यहाँ पे और था, मतलब इन दोनों में से कोई एक जीरो हुआ तो काम चल जाएगा। बट बेटा इधर मुझे बताना क्या यहाँ पे एक के जीरो होने से काम चलेगा? दोनों को ही जीरो होना पड़ेगा, दोनों को ही जीरो होना मस्ट है। और बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों जीरो होते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? क्या रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? जेड एक्सिस को। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? किस रिप्रेजेंट करेंगे? जेड एक्सिस को, जो कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दिस। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पॉसिबल नहीं है। अगर आपसे पूछे क्या रिप्रेजेंट करेगा तो मैं बोलूंगा नॉट पॉसिबल। सर क्यों पॉसिबल नहीं है? बेटा तीन पॉजिटिव चीजों का सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता रियल नंबर में। इमेजिनरी में पॉसिबल, रियल में पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? हाँ सम ऑफ, अगला क्या है बेटा? इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस इज हैविंग 36 देन फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन आपसे ये बोलना चाह रहा है कि किसी एक फिक्स पॉइंट की उसकी ओरिजिन से जो दूरी है, उसकी जो ओरिजिन से जो दूरी है, उनकी दूरी का जो स्क्वायर का सम अगर मैं बात करता हूं तो बेटा वो मुझे 36 दे रखा है। जैसे कि हम इधर बोलते हैं ये रहा मान लो ये पॉइंट बेटा मेरे पास P है, ये वाला जो एक्स एक्सिस पे है ये A है, ये मेरा वाई एक्सिस पे ये B है, और बेटा जो ये मेरा Z पे है बेटा ये मेरा C है। ठीक है। तो बेटा मुझसे बोल रहा है PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। बेटा मुझे क्या दे रखा है बेटा? इन तीनों का स्क्वायर बेटा, इन तीनों के स्क्वायर का सम बेटा मुझे दे रखा है 36। क्या दे रखा है बेटा? 36। और बेटा आपसे पूछा है कि बताओ ओरिजिन से इसकी सम की दूरी क्या होगी, इस ओरिजिन से इसकी दूरी क्या होगी? बेटा देखिए अगर हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस से जो हमारे पॉइंट की दूरी होती है बेटा वो होती है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद है सभी को? अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई से दूरी कितनी होती है बेटा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और बेटा जेड से कितनी होती है बेटा? अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। मुझे बेटा इनका स्क्वायर करना है, स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर, और बेटा फिर मुझे ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड। उसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है? उसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 36। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मुझे सब मेरे को दो एक्स स्क्वायर दो बार, वाई स्क्वायर दो बार, जेड स्क्वायर दो बार, तो कितना आ गया? 2 मेरा बाहर कॉमन निकल गया, 2 से बेटा ये कट गया 36 18 बार। ठीक है। तो बेटा अंडर रूट में मेरा जो ओरिजिनल दूरी कितनी होती है बेटा? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो अंडर रूट करने कितना आ जाएगा बेटा? अंडर रूट 18 होने का मतलब बेटा 3√2। इज इट क्लियर? 2 क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा इफ मिड पॉइंट ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी आर अल्फा, 0, 0, 0, बीटा, 0, 0, 0, गामा, देन फाइंड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बेटा देखिए पहले हम क्वेश्चन को अगर फिगर बनाते हैं तो बेटा ये हो गया ABC। ये दे रखा है बेटा मुझे 0, अल्फा 0, 0, ये मुझे दे रखा है 0, 0, गामा, और बेटा ये मुझे दे रखा है 0, बीटा, 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा अगर मुझे AC को BC को निकालना है, क्या निकालना है बेटा? BC को। तो बेटा अगर आपको याद हो तो हमने पॉट में क्या पढ़ा था? पॉट में पढ़ा था कि अगर मैं किसी दो लाइंस के मिड पॉइंट को आपस में कनेक्ट करता हूं तो जो तीसरी लाइन ये वाली जो लाइन होती है बेटा वो BC के हाफ होती है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर मैं इसको बोलता हूँ AB, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा E, और ये हो जाएगा F। ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो आपको पढ़ा होगा कि EF इज ट्वाइस ऑफ BC, EF इज ट्वाइस ऑफ BC। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? याद है सभी को? तो सर BC कितना आ जाएगा बेटा? BC कितना आ जाएगा बेटा? तो बेटा मेरे पास BC कितना आ गया बेटा? मेरे पास BC आ गया ट्वाइस ऑफ
ट्वाइस ऑफ, ये कितना हो जाएगा बेटा 0 माइनस 0 बीटा माइनस का अंडर रूट में 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया अंडर रूट बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर बेटा 8 एसी क्या आएगा बेटा 2 इंटू अंडर रूट में अल्फा माइनस गामा स्क्वायर, और बेटा बीसी क्या आएगा बेटा 2 इंटू अंडर रूट में अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा? अगला काम बेटा इनकी स्क्वायर का सम करना है। इसका स्क्वायर कितना आएगा बेटा, देखो ये हो गया 4 बी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये हो गया 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर, और बेटा ये हो गया 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा पहली बात तो 4 कॉमन आ गया। ठीक है, अब अल्फा कितनी बार 2 बार, बीटा कितनी बार 2 बार, गामा कितनी बार 2 बार, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया बेटा 8। मुझे मिल गया 8 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। बेटा दोनों मेरे कट गए, मेरा आंसर क्या आ गया 8। इजी क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था, दिखने में खतरनाक लग रहा था। ठीक है, हाँ जी चलिए अगली हेडिंग पे चलते हैं बेटा। सिंपल सा हमारा बेसिक जो है फॉर्मूलेस की बात करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला बेटा हमारा ऑलरेडी डन हो चुका है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? उसके बाद चलते हैं बेटा हम अपने डायरेक्शन एंगल्स में अल्फा बीटा गामा होते हैं। हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा था, क्या था बेटा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होते हैं। इसका हमने बेटा नाम क्या दिया था बेटा L1 L M N, याद है सभी को? नहीं है, ये ऑलरेडी डन हो चुका है। कंडीशन क्या पढ़ी थी बेटा, कंडीशन हमने पढ़ी थी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था, हमने रिलेशन पढ़ा था कि बेटा अगर R इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है तो डायरेक्शन रेशियो क्या थे बेटा, डायरेक्शन रेशियो थे मेरे पास एबीसी। एबीसी क्या थे बेटा मेरे पास डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन कोसाइन की अगर मैं बात करूं तो वो कितना था बेटा आर कैप कितना था, आर कैप कितना था बेटा, आर कैप था आर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब ये अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है आर वेक्टर अपॉन मॉड आर, याद है आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। ठीक है, तो बेटा जब आप इसे अलग अलग करोगे तो ए अपॉन मॉड आर, बी अपॉन मॉड आर, सी अपॉन मॉड आर। बेटा ये क्या था याद है, ए अपॉन मॉड आर क्या था एल, बी अपॉन मॉड आर क्या था एम, और सी अपॉन मॉड आर क्या था बेटा आपका एन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ध्यान रखिएगा, एल को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, एम को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ऑन वाई एक्सिस, और बेटा एन को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आगे बढ़िए, रिलेशन बिटवीन डी आर एंड डी सी। तो बेटा ये भी हमने पढ़ा था, ये हमने क्या पढ़ा था बेटा, ये हमने पढ़ा था एल अपॉन आर इज ए अपॉन एल इज इक्वल टू बी अपॉन एम इज इक्वल टू सी अपॉन एन। क्या सभी को याद है? हम लोगों ने ये पढ़ा था। ठीक है, और बेटा किसके बराबर था बेटा, ये बेटा मेरा ये मॉड आर के बराबर था। किसके बराबर था बेटा, मॉड आर के बराबर था। ठीक है, मॉड आर को एक बात और समझिएगा, मॉड आर के बराबर मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर था। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा नीचे तो 1 आएगा ना, और हम जानते हैं 1 का मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लगा दूं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब बेटा इनका जो स्क्वायर का सम वो इसके बराबर होगा नहीं होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगला रिजल्ट, ठीक है ना, ए बी सी आर ऑलवेज इन रेशियो विद एल एम एन। बेटा इतना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब छोटी सी बात कर लेते हैं बेटा। पहला मुझे दे रखा है डायरेक्शन रेशियो निकाल लें, आर मुझे दे रखा है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप। तो एल कितना आ गया, प्रोजेक्शन ऑन एक्सिस कितना आ गया बेटा 3 अपॉन रूट आर कितना हो जाएगा बेटा अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1। 3 स्क्वायर कितना होता है बेटा मेरे पास 9, 4 स्क्वायर कितना होता है बेटा 36, और 1 स्क्वायर कितना होता है 1 कितना होता है 1। तो बेटा 9 प्लस 16 प्लस 1, तो बेटा ये हो गया रूट 26 कितना हो गया बेटा रूट 26। तो बेटा एल कितना आ गया m अपॉन 226, एम कितना आ गया -4 अपॉन रूट 26, और बेटा n कितना आ गया 1 अपॉन रूट 26। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला पूछा है बेटा एंगल विद द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का मतलब गामा। सर गामा कैसे निकलूंगा बेटा, अगर आपको याद हो तो कॉस गामा क्या था बेटा n था आपका, तो कॉस गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन 36, 1 अपॉन रूट 36। तो गामा कितना आ गया बेटा कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 26। ठीक है ना, रूट 26 बेटा बार बार मैं गलती से बोल जा रहा हूँ, इंप्रूव कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अभी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बेटा देखो, अगर कोई मुझसे उसके डायरेक्शन रेशियो पूछे तो वो कितना होगा बेटा, वो होगा x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो बेटा सर ये कैसे हो गया बेटा, अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो डायरेक्शन रेशियो एक्चुअल में अगर r वेक्टर मेरा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है तो ए बी सी बेटा मेरे डायरेक्शन रेशियो होते थे। ठीक है ना, तो बेटा मैं ए बी को कैसे निकालूंगा, ए बी का मतलब होगा बेटा x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 z कैप प्लस z2 - z1 के कैप। ठीक है, तो जो आई का कोएफिशिएंट था वो मेरा क्या था डायरेक्शन रेशियो था, आई का जे का के का, तो आई का क्वेश्चन कितना आ गया बेटा x2 - x1, y का y2 - y1 और बेटा के का z2 - z1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला है बेटा डायरेक्शन रेशियो कितने होते हैं बेटा एलिमेंट, और सर एलिमेंट क्या होता है बेटा, एलिमेंट होता है बेटा 8a अपॉन मॉड आर। क्या होता है बेटा
ए अपॉन मॉड आर। अब बेटा ए आपका कितना है बेटा, ए आपका है x2 माइनस x1, और सर मॉड आर कितना है बेटा, बेटा मॉड आर को मैं लिख रहा हूँ समेशन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का होल रूट। सर ये कैसे आ गया, आखिरी वाली चीज समझाइएगा जरा बेटा। देखो अगर मेरे पास डायरेक्शन रेशियो क्या है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। मान लो ये मेरा r है, ठीक है। तो मॉड आर कितना हो जाएगा बेटा, मॉड आर हो जाएगा बेटा मेरे पास अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट में समेशन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, ठीक है ना। हाँ तो बेटा मॉड आर की जगह कई बार हमें ये भी लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया x2 माइनस x1 अपॉन समेशन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, सेम y में सेम z में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए लाइन मेक 45 डिग्री विद x एक्सिस, 60 डिग्री विद y एक्सिस एंड देन फाइंड द एंगल विद z एक्सिस मार्क, ठीक है। ये समझ में आया सभी का, नहीं आया कि मैंने इसके अंदर 45 60 और गामा पुट किया, वैल्यू पुट किया और एंड में गामा निकाल लिया। क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी को। इसमें अगर बात करूँ तो बेटा इनको भी बेटा मैं साइन कॉस गामा में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये साइन कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, साइन बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, और बेटा डी कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर डेल्टा, ठीक है। तो बेटा मेरे पास 3 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ गया, माइनस में अंदर क्या बचा बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, और बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा मेरे पास, इसकी वैल्यू होती है 1। कितनी होती है बेटा मेरे पास 1, तो बेटा मेरा आंसर कितना आ गया 3 माइनस 1 दैट इज 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बेटा, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। तो बेटा मेरे पास देखिए कैसे निकालूंगा बेटा, देखो मैंने कहा ना कि सबको cos अल्फा cos बीटा cos गामा में कन्वर्ट कर लो। तो cos 2 अल्फा कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, cos बीटा कितना हो जाएगा बेटा 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, cos गामा कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 2 cos गामा माइनस 1, ठीक है। तो बेटा माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस 3 हो गया। अंदर क्या बच गया बेटा मेरे पास, अंदर बच गया मेरे पास 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर गामा, ठीक है। बेटा अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो अंदर मुझे क्या मिलेगा बेटा, अंदर मुझे मिलेगा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। बेटा उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, उसकी वैल्यू बेटा मेरे पास होती है 1, तो मुझे मिल गया बेटा 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1। कितना मिल गया बेटा 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अल्फा बीटा बेटा मुझे अल्फा माइनस बीटा मुझे 90 दे रखा है, आपसे पूछा है देन फाइंड गामा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, गामा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बेटा देखिए यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे cos अल्फा कितना मिल जाएगा बेटा, cos अल्फा बेटा मुझे मिल जाएगा 90 डिग्री प्लस बीटा। तो cos अल्फा कितना हो गया बेटा साइन 90 डिग्री प्लस बीटा, दैट इज बेटा ये हो गया माइनस साइन बीटा, ठीक है। तो बेटा मेरे पास क्या होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। cos की जगह साइन डाल दूं तो बेटा मुझे क्या मिल गया, cos की जगह पुट करने में बेटा मुझे मिल गया साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बेटा ये कितना हो गया 1 हो गया, तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, तो गामा इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। चलिए इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इफ ए लाइन मेक्स इक्विलेटरल एंगल थीटा विद x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड z एक्सिस, ठीक है, एंड बीटा विद y एक्सिस, ठीक है ना। एक लाइन है जो x एक्सिस से बना रही x और y से तो बेटा थीटा एंगल बना रही है, और बेटा y एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो और आपको क्या दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, आपसे क्या पूछा बेटा, आपसे पूछा हुआ है फाइंड cos स्क्वायर cos थीटा का होल स्क्वायर। बेटा देखिए आपको बोल रखा है अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। ये दोनों की वैल्यू मुझे बराबर दे रखी है, थीटा बोल रखी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमारे पास होता है साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले रिजल्ट, ठीक है। कॉस के टर्म में करूँ तो मुझे 1 मिलेगा और साइन के टर्म में करूँ तो बेटा मुझे क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। तो बेटा देखो मैं इस गामा की जगह तो डाल दूं थीटा, ठीक है, इसकी जगह डाल दूं तो थीटा, ठीक है। और बेटा अल्फा की जगह बेटा मैं क्या डाल देता हूँ बेटा, अल्फा की जगह डाल देता हूँ बेटा बीटा की जगह इन दोनों की जगह तो बेटा डाल देता हूँ मैं थीटा,
ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए और इसकी जगह क्या हो जाएगा बेटा, इसकी जगह हो जाएगा बेटा 3 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो मुझे क्या मिल गया 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया बेटा 3 + 1 5 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो sin स्क्वायर थीटा कितना आ गया बेटा 2/5। तो cos स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास 3/5। आंसर कितना हो गया बेटा मेरे पास 3/5। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या बोल रखा है बेटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो बेटा हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड बी। ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा अगर मुझे डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, dr गिवन है, dr क्या है बेटा a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा डॉट और नीचे उनका मॉडुलस। तो बेटा ऊपर कितना आ गया a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा अंडर रूट में समेशन a स्क्वायर इनटू अंडर रूट के अंदर समेशन बी स्क्वायर। सर इसका मतलब समेशन ए स्क्वायर प्लस बी समेशन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर, और इसका मतलब बेटा समेशन b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगर बेटा मुझे डायरेक्शन रेशियो गिवन है, क्या गिवन है, डायरेक्शन रेशियो गिवन है, तो बेटा मेरे पास cos थीटा होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। प्रूफ की बात करें बेटा तो बड़ा इजी प्रूफ है, एक बार इसके समझाएगा क्योंकि सबको समझाएगा ऑब्वियसली बात है। तो a1 अपॉन अंडर रूट में समेशन a स्क्वायर कितना हो जाएगा L1 हो जाएगा। ठीक है, b1 अपॉन समेशन में b1 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा L2 हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ से आ गया L1 L2। क्लियर। अच्छा जब ये बेटा सेकंड टर्म के पास जाएगा तो यहाँ से क्या जाएगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा M1 M2, और बेटा जब ये थर्ड के पास जाएगा तो बेटा यहाँ से आ जाएगा मेरे पास N1 N2। क्लियर। तो बेटा मेरे पास एक फॉर्मूला क्या और क्या हो गया बेटा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। क्लियर, ये क्या आ गया cos थीटा आ गया। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है बेटा मेरे पास क्यूब। क्यूब हम जानते हैं क्या होता है कि अगर तीनों साइड बराबर होती है तो जो मतलब अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ABC उसकी जगह क्या आ जाएगा A क्या आ जाएगा बेटा A। ठीक है ना। अब अगला क्या है बेटा फाइंड द एंगल बिटवीन बॉडी डायगोनल्स। बॉडी डायगोनल्स क्या होती है? ठीक है, निकालो बेटा आंसर। राधे गलत जवाब बेटा। चलिए बेटा बात करते हैं। बेटा देखिए अगर मुझे dr निकालना है तो dr और ac अगर मैं बात करूंगा, ठीक है ना, तो बेटा देखो मेरे पास क्या जाएगा, मेरे पास सबसे पहले अगर मैं OG को निकालता हूँ, इसको निकालता हूँ OG, ये मेरा O है, तो OG कितना जाएगा बेटा देखो a था तो 0 माइनस a माइनस 0 a माइनस 0 a माइनस 0 जाएगा नहीं जाएगा, a माइनस 0 a माइनस 0 a माइनस 0। तो बेटा ये कितना आ गया बेटा मेरा आ गया a। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मेरे पास DC कितना चला जाएगा, DC हम जानते हैं बेटा DC कितना होता है बेटा, DC होता है a अपॉन समेशन में अंडर रूट के अंदर समेशन में a स्क्वायर, होता है नहीं होता? अच्छा इसका मतलब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा क्या भैया? बस सभी को समझ में नहीं आई? ठीक है ना बेटा, तीनों में से बेटा a मेरा कॉमन आ गया, तीनों में से बेटा मेरा a क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो मुझे क्या मिल गया a अपॉन a और √3 मिलेगा नहीं मिलेगा, a से a कट गया बेटा, मुझे क्या मिल गया 1 अपॉन √3। इज इट क्लियर?
तो बेटा ये कितना आ गया 1/√3। अगला कितना आएगा बेटा, अगला भी कितना आएगा बेटा 1/√3, और उससे अगला कितना आएगा बेटा, वो भी आएगा बेटा 1/√3। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला बेटा निकालता हूँ बेटा AF। क्या निकालता हूँ बेटा AF? तो बेटा अगर मैं देखूं तो A मेरा कितना है A,0,0। बेटा F क्या है बेटा, F मेरा बेटा है 0,A,A। सर ये कैसे हो गया बेटा? अगर आप ध्यान से देखें तो F मेरा प्लेन के अंदर है, किसमें, एक्स वाई प्लेन में, एक्जेक्ट YZ प्लेन में, किसमें बेटा, YZ प्लेन में। ये मेरा Y हो गया, ये मेरा Z हो गया, तो इसका मतलब बेटा मेरा x कोऑर्डिनेट 0 होगा, बाकी दोनों रहेंगे, तो बेटा ये हो गया 0AA। ठीक है, तो बेटा अगर मैं माइनस करता हूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, देखो 0 -A माइनस 0A, A माइनस 0A। तो बेटा मुझे क्या मिल गया बेटा, मुझे मिल गया -A और A। तो बेटा यहाँ से पहला वाला मुझे क्या देगा, -1/√3, अगला देगा 1/√3, उससे अगला देगा बेटा 1/√3। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? सिमिलर बेटा जब मैं BE को निकालूंगा, BE को निकालूंगा बेटा, तो बेटा फिर से इस बार बेटा मेरे पास सेकंड टर्म नेगेटिव जाएगी। कौन सी टर्म नेगेटिव जाएगी बेटा, सेकंड टर्म नेगेटिव जाएगी, बाकी दोनों पॉजिटिव। तो बेटा A -A और थर्ड टर्म क्या होगी बेटा, A ठीक है ना, थर्ड का मतलब CD हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये कितना आ गया, सेकंड आ गया बेटा -1/√3, 1/√3, 1/√3। अगला क्या होगा बेटा 1/√3 -1/√3 -1/√3। उससे अगला क्या होगा बेटा 1/√3, 1/√3 और -1/√3। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? तो बेटा ये मेरे पास क्या आ गया, DC आ गया। क्या आ गया, DC आ गया। अब बेटा अब आपसे पूछा हुआ है एंगल बिटवीन OG एंड BF। अगर आपसे पूछता है एंगल बिटवीन OG एंड BF, तो बेटा हम जानते हैं इसका मतलब क्या होता है बेटा, हाँ नोट करिएगा बेटा, OG एंड BF। तो बेटा मैंने कहा था L1 L2, L1 इंटू L2, याद है सभी को? हाँ जी, अगर ये मेरा L1 है, ये L2 है, ये L3 है। ठीक है ना, दूसरा मैं सॉरी L1 M1 N1, दूसरा L2 M2 N2। तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा L1 L2, दैट इज 1/√3 इंटू -1/√3। ठीक है, दूसरा कितना हो जाएगा बेटा 1/√3 इंटू 1/√3, और तीसरा कितना हो जाएगा बेटा 1/√3 इंटू 1/√3, और बेटा एंड में सबका सब। तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, -1/3 +1/3 +1/3 मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो ध्यान से देखना बेटा, दोनों मेरे कट गए, मुझे सिर्फ क्या रह गया 1/3। तो बेटा मेरा cos थीटा कितना आ जाएगा 1/3, और थीटा कितना आ गया cos इनवर्स 1/3। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? और बेटा हर बार यही होगा सर, हर बार ये क्यों होगा? ठीक है, हर बार ये क्यों होगा? हाँ, सिर्फ बेटा प्लस माइनस का फर्क पड़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो मान लो मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ, तो देखो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव आएगा बेटा, आखिरी पॉजिटिव आएगा। तो बेटा फिर से दो कट जाएंगे, एक रह जाएगा। इस बार वो किसमें होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है ना, क्योंकि स्लोप मेरा अलग अलग जाने वाला है, तो इसलिए बेटा प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा, बट आंसर हर बार बेटा मेरा वही आएगा घूम के। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा हुआ बेटा, OG इज ए लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू ऑल एक्सेसेस। हाँ, काम की बात ध्यान रखिएगा, जो OG लाइन है वो इक्वली इंक्लाइंड है फ्रॉम ऑल एक्सेसेस। इट्स DC आर 1/√3 1/√3 1/√3 एंड DR आर A,A,A। काम की बात समझना, अगर आपसे कभी भी कोई ये बात बोले कि भैया कोई लाइन है जो तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, तो बेटा ध्यान रखिएगा उसके DC क्या हो जाएंगे, 1/√3 1/√3 और 1/√3। अभी हमने निकाला नहीं निकाला, और DR क्या हो जाएंगे बेटा, A और A। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ DC ऑफ ए लाइन आर LMN एंड the line is intersecting at diagonals of a unit cube, then prove that summation of cos square alpha is equal to 4/3, where alpha, beta, gamma, delta are the angle made by the line with the diagonals। बेटा देखो इसमें वो हमें क्या बोल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें कि जो भैया मेरे पास जो लाइन है जिसके DC आपको दे रखे हैं LMN, ठीक है, वो आपके क्यूबिक के जितने भी डायगोनल्स हैं बेटा वो उनको इंटरसेक्ट कर रही है अल्फा बीटा गामा डेल्टा पे। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा पे, तो बेटा आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहली बात तो बेटा मेरे पास कॉस अल्फा कितना हो जाएगा बेटा, कॉस अल्फा हो जाएगा बेटा L1, मान लो लाइन के DC कितने दे रखे हैं L1 L2 L3, और बेटा जो मेरे पास डायगोनल है, जो मेरे पास डायगोनल है OG, उसके DC कितने होंगे बेटा, अभी हमने निकाले थे 1/√3 1/√3 1/√3, होंगे नहीं होंगे? तो बेटा cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा, cos अल्फा कितना हो जाएगा बेटा, cos अल्फा हो जाएगा 1/√3 इंटू L प्लस 1/√3 इंटू M प्लस 1/√3 इंटू N। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? तो बेटा यहाँ से मेरे पास आ गया L प्लस M प्लस N/√3। ठीक है, ये आ गया cos अल्फा। cos बीटा सर कितना होगा, cos बीटा कितना होगा बेटा, cos बीटा में अगर आपको याद हो जब दूसरा वो गया था हमारे पास सेकंड डायगोनल, वो डायगोनल गया था
तो मेरा पहला वाला नेगेटिव हो गया था, तो ये हो गया माइनस एल प्लस एम प्लस एन अपॉन रूट 3। उससे अगले में दूसरा वाला नेगेटिव हुआ था, तो एल माइनस एम प्लस एन अपॉन रूट 3, और बेटा उससे अगले में आखिरी वाला नेगेटिव हुआ था, तो बेटा एल प्लस एम माइनस एन अपॉन रूट 3। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अब एग्जामिनर मुझसे क्या बोल रहा है कि भैया इन सबके स्क्वायर का सम कर दो। मैंने स्क्वायर का सम कर दिया, मुझे क्या मिला 1 अपॉन रूट 3। अंदर क्या मिलेगा एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस माइनस एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस में एल प्लस एम माइनस एन का होल स्क्वायर, और बेटा आखिर में एल माइनस एम प्लस एन का होल स्क्वायर। क्या इतना सभी को समझ में आया नहीं आया? बेटा जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पहले वाले को जब ओपन करूंगा तो मुझे मिलेगा बेटा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बेटा वो कितना होता है 1, कितना होता है 1, तो बेटा मैंने लिख दिया 1। आगे क्या मिलेगा बेटा 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln मिलेगा, तो बेटा ये आगे आगे का हिस्सा। ठीक है, फिर क्या मैं दूसरे के पास, तो फिर से बेटा एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, तो बेटा वापस वो हो गया 1। ठीक है, प्लस में बेटा माइनस एल इंटू एम, तो बेटा ये कितना दे देगा माइनस एल एम। उसके बाद माइनस एल इंटू एन, तो माइनस एल एन, और आखिर में एल इंटू एम, तो बेटा ये ओनली दे देगा एम एन। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? और उससे अगला ये वाला 1, एक बार स्क्वायरिंग करूंगा तो 1 आ गया, और फिर 2 के बाद देखो n मेरा नेगेटिव है, तो जहां जहां n आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो एल एम माइनस एल एन माइनस एम एन। ठीक है, और जब आखिरी को करूंगा बेटा फिर से मेरा 1 2 इंटू, इस बार मेरा m नेगेटिव है, तो जहां जहां m आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब पॉजिटिव। ठीक है, तो बेटा देखो मेरे पास ये आ गया। अब देखो 1 कितनी बार आया 4 बार, 1 कितनी बार आया 4 बार। अंदर जो चीज है वो कितनी बार कटेगा, देखो ये वाला l ये वाला इससे कट गया। ठीक है, ये वाला n ये वाला इससे कट गया। ठीक है, ओके, और कोई कट रहा है क्या? देखो ये एल एन कट गया, ये आपका एल एन कट गया, और बेटा ये देखो माइनस एम 2 बार माइनस है, और बेटा देखो इधर ये मेरा 2 बार प्लस है, तो बेटा ये भी कट गया। तो मुझे क्या मिल गया बेटा, सिर्फ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 1/3 इंटू 4, दैट इज 4/3। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अगली बेटा हमारी हेडिंग है प्लेन। क्या हेडिंग है बेटा? प्लेन। प्लेन की बेटा हम आधी से ज्यादा बात, काफी सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं बात को। प्लेन क्या होता है? लेट ए इज ए पॉइंट ऑन ए सरफेस सच दैट एवरी पॉइंट P on a surface AP is perpendicular to a same fixed line and this fixed line is known as normal of the plane। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या सभी को याद है? ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, n माइनस आर डॉट एन कैप, ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद बेटा जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो बेटा मेरे पास आया था n डॉट एन आर डॉट एन इज इक्वल टू a डॉट एन। इसको मैंने कांस्टेंट बोला था और बोल के इसको d बोल दिया था बेटा, इसको भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है, अच्छा अगर बेटा मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहूंगा, सर किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में, तो r क्या हो जाएगा एक्स आई वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, होगा नहीं होगा? अच्छा, और एन को बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, एन जो मेरे पास एन वेक्टर है, अगर बेटा मैं इसको बोलता हूँ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो बेटा वो हो जाएगा बेटा मेरे पास ए बी सी। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा एक्स वाई जेड डॉट में ए बी सी इज इक्वल टू डी, होगा नहीं होगा? तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया बेटा, यहाँ से मुझे मिल गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डेड, और बेटा जो डी था अगर मैं उसको इधर लाता हूँ तो बेटा ये हो गया प्लस डी इज इक्वल टू 0। सब प्लस डी कैसे? अरे बेटा कांस्टेंट है, नेगेटिव का साइन अंदर चला जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि डी तो मेरा कांस्टेंट है ना, प्लस माइनस जो भी होगा हम आंसर करेंगे तो हम निकाल लेंगे, तो बेटा सिंपल से क्या लिख दूंगा, उसको प्लस डी लिख दूंगा। ठीक है, तो बेटा ये जो मेरे पास आई है बेटा, ये क्या हुई, जनरल फॉर्म ऑफ द प्लेन इन सिंपल फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, नो वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इन कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला देखिए बेटा, अगला देखिए नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। सर नॉर्मल फॉर्म क्या आ गई? अब सर ये नॉर्मल फॉर्म क्या आ गई बेटा? नॉर्मल फॉर्म का मतलब है डिस्टेंस। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म क्या बोलती है वो भी समझाता हूँ, जरा समझना। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था आपसे बेटा हमने क्या देखा था, हाँ हमने देखा था बेटा r डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट r डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। क्या सभी को याद है कि नहीं है? ठीक है बेटा, अगर मैं पूरे का n मॉड n से मल्टी डिवाइड कर देता हूँ, किससे बेटा? अगर मैं बेटा पूरे का मॉड n से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा मेरे पास r वेक्टर डॉट एन कैप होगा। और बेटा इधर मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, इधर मुझे ही तो मेरा d था, d अपॉन मॉड n मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है, तो बेटा ये जो मेरे पास आया है ना बेटा, ये जो मेरे पास आया है, ठीक है बेटा, हम इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल फॉर्म। और बेटा इस पूरे को हम बोल देते हैं पी। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया?
ठीक है। अगर बेटा मैं इसको एक बार सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मॉड n अपॉन n वेक्टर कितना होता है, n बेटा मेरे पास था ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बेटा ये कितना आ गया, बेटा ये आ गया ए अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप प्लस बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप प्लस सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप। ठीक है, तो बेटा ये एक्चुअल में क्या हो गया एल, ये क्या हो गया एम, ये क्या हो गया एन। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो एन वेक्टर एक्चुअल में क्या आ गया एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। इज इट क्लियर टू ऑल? तो बेटा जब मैं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर करूंगा, एन कैप करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। ठीक है, और जो आपका पी होगा बेटा वो ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा। और बेटा ये क्या शो करेगा बेटा, ये शो करेगा बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। पी क्या शो करेगा बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा वेयर पी इज ए डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा जो ये लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये कुछ नहीं है, अगर आपको याद हो तो आपने जब स्ट्रेट लाइन को पढ़ा था तो आपने आपकी परपेंडिकुलर फॉर्म पढ़ी थी, याद है कि नहीं है? उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम पूरी इक्वेशन का मॉड्यूल से डिवाइड कर देते हैं, मैं बोलता था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है, अगर मैंने पूरे का अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो जो ये आया करती थी क्या होती थी बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होती थी, नहीं होती थी? ठीक है, नॉर्मल फॉर्म हुआ करती है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो बेटा मैं ये बोल सकता हूँ कि प्लेन का जो बिहेवियर होता है ना बेटा 3D के अंदर वो सिमिलर होता है बेटा जैसा बिहेवियर बेटा लाइन का होता है 2D के अंदर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसा बिहेवियर लाइन का 2D के अंदर होता है बेटा लगभग सिमिलर वैसा ही बिहेवियर बेटा आपका प्लेन का होता है 3D के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर मेरा एक्स वाई प्लेन है तो x0, अगर मेरा वाई जेड प्लेन है तो yz प्लेन है तो x0, xy प्लेन है तो z0 और zx प्लेन है तो y0। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगला क्या बोल रहा है बेटा, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू xyz, पैरेलल टू xy प्लेन एट ए डिस्टेंस c, तो बेटा वो हो जाता है x इक्वल टू c। बेटा काम की बात ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे किसी प्लेन की इक्वेशन को बताना है जो कि xy प्लेन के पैरेलल है, xy प्लेन के पैरेलल है, तो बेटा एक बात सोचना कि अगर कोई चीज xy प्लेन के पैरेलल है, देखो ऊपर फिगर लेके जाता हूँ मैं अपना, यहीं पे कोई नया फिगर, ये रहा फिगर, हाँ ये रहा फिगर। ठीक है, मान लो बेटा ये मेरा x है, ये मेरा y है। ठीक है, इसके बेटा अगर कोई पैरेलल प्लेन जा रहा है, जैसे ये वाला जो प्लेन हुआ, ये वाला जो प्लेन हुआ, ठीक है, ये वाला जो प्लेन हुआ, ठीक है ना। हाँ बेटा, बेटा इसमें आपने एक चीज खास बात देखी कि इस प्लेन के अंदर ये जो पूरा प्लेन, अगर मैं इस प्लेन की बात करूंगा तो बेटा इस प्लेन के अंदर एक्स वाई में कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ जेड चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? सिर्फ जेड चेंज हुआ है। जो वैल्यूज थी वो उठ के यहाँ पे आ गई हैं। देखो अगर मैं इन दोनों वैल्यू की बात करता हूँ तो देखो बाकी चीज सिर्फ मेरा जेड चेंज हुआ है। देखो पहला पॉइंट 0 था, इसमें भी 0 है। दूसरा पॉइंट ए था, इसमें भी ए है। क्या चेंज हुआ बेटा? सिर्फ जेड चेंज हुआ, 0 से लेके ए चला गया। क्लियर? सेम इधर हुआ है, देखो ए 0 था तो यहाँ पे क्या हो गया ए हो गया, मतलब फिर से क्या चेंज हुआ? सिर्फ जेड चेंज हुआ। ठीक है, तो बेटा वही यहाँ पे लिखा हुई, वही चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर मैं एक्स वाई प्लेन के किधर गया पॉइंट, हाँ अगर मैं अच्छा वाईजेड बोल रहा है, अगर मैं वाईजेड प्लेन के पैरेलल प्लेन बनाऊंगा तो वो x इक्वल टू सी जाएगा। ठीक है ना। सिमिलर वे में जब मैं एक्स वाई प्लेन के पैरेलल बनाऊंगा तो क्या जाएगा? z इक्वल टू सी। और बेटा अगर मेरा एग्जैक्ट प्लेन होगा तो बेटा मेरा जाएगा y इक्वल टू सी। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, अगला पॉइंट समझिएगा। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? अगला पॉइंट बोल रहा है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन क्या होती है बेटा? वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले प्लस डी किया था बेटा वो मेरा 0 हो जाएगा। सर क्यों 0 हो जाएगा बेटा? अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपको याद हो तो सेम बिहेवियर इसका हमारे पास स्ट्रेट लाइन का भी सेम बिहेवियर होता है। मैं बोलता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 स्ट्रेट बताती है। ठीक है ना, बट अगर वो ओरिजिन से पास कर रही है तो बेटा वहां पे मेरा c0 हो जाता है। मेरे पास इक्वेशन बन जाती है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। याद आया नहीं आया? तो सेम बेटा स्ट्रेट लाइन का बिहेवियर हो गया। ठीक है, चलिए हाँ जी, अगला बेटा आपको दे रखा है 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 1 इज इक्वल टू। बेटा देखिए पहली बात तो अगर मैं बात करता हूँ dr की, तो dr कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3 और 4 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3 4। ठीक है, तो बेटा मॉडा कितना हो जाएगा? मॉडा हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दैट
दैट इज बेटा अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो बेटा ये कितना हो जाएगा √29। क्या हो जाएगा बेटा √29। तो बेटा डीसी कितना आ गया बेटा, डीसी मेरे पास आ गया 1/29, ठीक है 3/29 और बेटा क्या आएगा बेटा 4/29। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा आगे बढ़ते। अब बेटा यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि मेरे पास जब मैं आंसर निकालूंगा तो एक्चुअल में मेरे पास 2/29 नहीं आएगा, -2/29 आएगा। कैसे आएगा अभी मैं समझाता हूँ, अभी मैं समझाता हूँ। बेटा देखिए जो हमने स्टैंडर्ड चीज पढ़ी थी, ठीक है, जब मैं इसको ये चीज निकालूंगा इस ए और ये, तो अगर आपको याद हो तो देखो अभी हमने एक चीज देखा था इसके बारे में, ये याद है सभी को, हमने अभी ये देखा था, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि जो ये एल है, ये जो एम है और जो ये एन है, ये क्या शो कर रहा है बेटा, ये मेरा कॉस थीटा साइन कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा शो कर रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और ये क्या शो कर रहा है बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो कर रहा है ऑरिजिन से। क्या शो कर रहा है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है। बट बेटा मैंने एक बात लिखी थी कि पी को मैं ऑलवेज पॉजिटिव लूंगा क्योंकि बेटा ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो कर रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? अब आप ये बताओ कि जब मैं इसके अंदर जो मेरे पास ये फंदू जा रहा है, कहाँ गया, हाँ बेटा, जब ये ए मेरा इधर जाएगा -1 तो ये -1 हो जाएगा। -1 होते बेटा मैं क्या बोलूँगा कि भैया -1 होते बंदा बिदक गया, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि यहाँ पे एल तभी आएगा जब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बेटा मुझे पहला काम तो परपेंडिकुलर फॉर्म में निकालना होगा। कैसे निकालूंगा, मेरा -1 आया, नेगेटिव को पॉजिटिव किया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अगला काम क्या होगा बेटा, अगला काम बेटा पूरे से रूट आर का डिवाइड, याद आया हमने प्रीवियस में भी पूरे से एन वेक्टर का डिवाइड किया था, मॉड एन का, याद है नहीं है? हाँ, तो डिवाइड होते कितना आ गया, -2/29, 3/√29 और -4/√29 इज इक्वल टू 1/√29। तो बेटा ये कितना आ गया, देखो पॉजिटिव है, तो बेटा ये तो आ गया डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये क्या आ गया कॉस अल्फा, ये क्या आ गया कॉस बीटा, ये क्या आ गया कॉस गामा। बेटा ध्यान रखना कभी भी मुझसे अगर कोसाइन मतलब को डायरेक्टर कोसाइन पूछा हो तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के थ्रू सॉल्व करिएगा, उससे मिस्टेक होने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। हाँ जी, तो डीसी कितना आ गया -1/2a, 3/2a और -4/2, सो 2 नहीं √29 एंड √29। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है बेटा, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ अगला पॉइंट है बेटा, अगला पॉइंट है, अगर बेटा किसी भी इक्वेशन की जो प्लेन, अगर मुझे किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और बोला गया है कि भैया एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो बेटा उसके अंदर ऑलवेज ए को 0 कर दो। क्या कर दो बेटा, ए को 0 कर दो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ए को 0 होते क्या हो जाएगा बेटा, by प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर आपसे बोले कि भैया y के पैरेलल है तो b को 0 कर दो, तो कितना हो गया बेटा ax प्लस सी जेड इज इक्वल टू प्लस डी इज इक्वल टू 0। अगर बोल दिया z के पैरेलल है तो क्या बोलूंगा बेटा, मैं c को 0 कर दूंगा बेटा, उसके इसमें आ जाएगा ax प्लस by प्लस डी इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, dr ऑफ x एक्सिस। हाँ, dr ऑफ x एक्सिस क्या होता है बेटा, a,0,0। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने पढ़ा था कि अगर एक्सिस की बात करूंगा तो x और y दोनों, y और z दोनों 0 होंगे, सिर्फ x रहेगा, ठीक है। जब मैं y एक्सिस की बात करूंगा तो x और y दोनों 0 होंगे, सिर्फ y रहेगा, तो बेटा ये हो गया 0,a,0। और जब मैं z की बात करूंगा तो x और y दोनों 0 होंगे, सिर्फ z रहेगा, दैट इज 0,0,a। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1। हाँ, अगर बेटा आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो x1 y1 और z1 से पास कर रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। अगर आपको चेक करना है तो जरा इस इक्वेशन में x y z को x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1 डाल के देखिए, आपका आंसर 0 आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने x की जगह x1 डाला तो मुझे क्या मिल जाएगा, a x1 माइनस x1 दैट इज 0 प्लस v y1 माइनस y1 दैट इज 0 और बेटा आखिर में प्लस c z1 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। और अगर प्रूफ की बात करें तो कुछ नहीं बेटा, प्रूफ की बात करें तो एक प्लेन निकाल लो, उसमें पॉइंट डाल दो, दोनों को माइनस कर लो, आपका इक्वेशन आ गया ये रहा, ठीक है। आप इस तरह से प्रूफ भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख दी, ax प्लस by प्लस cy प्लस d इज इक्वल टू 0। फिर बेटा मैंने प्लेन में पॉइंट डाल दिया, a1x प्लस a2y प्लस x a1x प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0। बेटा दोनों को माइनस कर दिया, मुझे क्या मिल गया, a
x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर आपसे किसी ने पूछा फाइंड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 1 2 3 तो मैं क्या बोलूंगा a x माइनस 1 प्लस b y माइनस 2 प्लस c z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और बेटा a b c क्या हो जाएंगे बेटा मेरे पास? a b c बेटा मेरे पास हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, हाँ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, हाँ एक बात तो बेटा प्लेन के अंदर डायरेक्शन रेशियो ऑलवेज नॉर्मल के होते हैं, आपको याद है ना? हाँ पिछले ने पढ़ाई हुई था कि जो भी मेरा एन वेक्टर होता है वो एक्चुअल में डायरेक्शन रेशियो किसके होते हैं बेटा? उसके नॉर्मल के। ठीक है ना? हाँ तो ध्यान रखिएगा ये जो एबीसी जा रहे हैं बेटा ये हमेशा नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होंगे। मतलब अगर मैं कोई लाइन बोलता हूं, अगर मैं कोई भी लाइन बोलता हूं जो प्लेन को वर्टिकली कट कर रही है, परपेंडिकुलरली कट कर रही है, तो बेटा उसका जो डीसी उसके जो डीआर होंगे, उसके जो डीआर होंगे डायरेक्शन रेशियो होंगे वो बेटा इसके जो डायरेक्शन रेशियो के पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल होंगे, क्योंकि बेटा प्लेन के डायरेक्शन रेशियो अपनी परपेंडिकुलर साइड को शो करते हैं। ठीक है, और दो परपेंडिकुलर लाइन आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू p इज इक्वल टू 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द OP वेयर O इज ए ओरिजिन। वेयर O इज ए ओरिजिन करते हैं। बेटा देखो बंधु मुझसे क्या बोलना चाह रहा है? बंधु मुझसे बोलना चाह रहा है कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो मुझे निकालनी है वो इस पॉइंट से, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इस पॉइंट से तो पास कर रही है। ठीक है, और परपेंडिकुलर है ओपी के। इसका मतलब बेटा अगर वो ओपी के परपेंडिकुलर है तो क्या? तो बेटा ओपी का जो डायरेक्शन वेक्टर होगा, ओपी का जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो बेटा मेरा प्लेन का डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। सभी को समझ में आया नहीं आया? क्योंकि ओपी उसके परपेंडिकुलर है तो बेटा ओपी मेरी नॉर्मल हो गई। तो सर ओपी क्या होगी बेटा? ओपी क्या होगी बेटा? ओ तो मेरा ओरिजिन है ना, तो और ओपी क्या हो जाएगा बेटा? ओपी हो जाएगा बेटा 1 माइनस 0 2 माइनस 0 3 माइनस 0। तो बेटा मेरे एक्चुअल में एन के एन वेक्टर कितना आ गया बेटा? एन वेक्टर मेरे पास आ गया 1 2 3। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, अच्छा और सर बेटा मेरे पास ए फिक्स पॉइंट बोला था मैंने, एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए। फिक्स पॉइंट भी क्या आ गया बेटा? फिक्स पॉइंट भी बेटा मेरे पास आ जाएगा 1 2 3, क्योंकि एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया ये जो पॉइंट है ये कहां से पास करना चाहिए? अपना इसी पॉइंट से पास करना चाहिए। तो बेटा मैं क्या बोलूंगा? मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा पॉइंट मुझे पता है x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3। ये तो मेरा पॉइंट की कहानी हो गई। और आगे क्या थे? एबीसी। एबीसी क्या थे? इसके डीसी थे, डीआर थे। तो ए क्या है बेटा? मेरे पास 1 है, बी क्या है बेटा? मेरे पास 2 है, और बेटा सी क्या है? मेरे पास 3 है। तो बेटा मेरा पास आंसर कितना आ गया? x माइनस 3y x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बट काम की बात समझना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 4 फ्रॉम द ओरिजिन। वो जो अपनी ओरिजिन से 4 की दूरी पे है। ठीक है, एंड 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप इज ए नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, और मुझे उस प्लेन का उससे नॉर्मल वेक्टर दे रखा है। बेटा देखो मुझे एन वेक्टर मुझे दे रखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और बंदूक को अगर मैं ध्यान से देखूं तो उन्होंने मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है ओरिजिन से। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको फॉर्म क्या दे रखी है? परपेंडिकुलर। कौन सी फॉर्म दे रखी है बेटा? आपको फॉर्म दे रखी है कौन सी? परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है, और उसमें क्या था बेटा? उसमें था बेटा r डॉट एन कैप। तो बेटा मुझे पहले एन कैप निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसने मुझे जो दिया है बेटा वो आर वेक्टर दिया है, ना कि एन कैप। तो एन कैप कितना आ गया बेटा? 2/3 i कैप प्लस माइनस में 1/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप। ठीक है, तो बेटा मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ गई? x y z डॉट में 2/3 माइनस 1/3 और ये 2/3 इज इक्वल टू 4। बेटा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा मुझे मिल गया 2x माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू 16। इज इट क्लियर टू ऑल? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन for normal to the plane, for direction cosine for normal to the plane r dot 2i cap minus 3j cap plus 6k cap plus 2 is equal to 0 and also find the distance from the origin, बेटा देखिए पहली बात तो रूट आर निकाल लूं, कितना आ गया? 7 आ गया। तो बेटा ये मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई? 2/7x माइनस 3y7y प्लस 6y7z इज इक्वल टू माइनस 2/7। और बेटा मैं जानता हूँ माइनस तो मैं करता नहीं हूँ, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो बेटा मेरे पास कितना आ गया? माइनस 2/yx प्लस 3/yz 3/7y माइनस 6/7z इज इक्वल टू 2/7। तो बेटा ये तो हो गया मेरा डिस्टेंस, और रेशियो क्या हो गया बेटा? माइनस 2/7 3/7 और माइनस 6/7। ठीक है,
चलिए बेटा अगली हेडिंग पे चलते हैं। इफ टू प्लेन्स आर गिवन, अगर आपको दो प्लेन गिवन है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस a2y b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहली बात, अगर बेटा दोनों प्लेन आपस में पैरेलल हैं, तो अगर क्या है, दोनों प्लेन आपस में पैरेलल है, तो मैं क्या बोलूंगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, बट नॉट इक्वल टू d1 अपॉन d2, है ना। हाँ, d1 d2 के बराबर नहीं है, d1 अपॉन d2 के, ठीक है। बट अगर ओवरलैप कर रहे हैं, एक के ऊपर एक लाई कर रहे हैं, एक के ऊपर एक लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो वो भी इक्वल हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू d1 अपॉन d2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होने पे क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर होने पे हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अगर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, अगर बेटा दोनों परपेंडिकुलर हैं तो बेटा दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का डॉट मेरा 0 हो जाएगा। पहले का डायरेक्शन रेशियो कितना है, पहले का डायरेक्शन रेशियो कितने बेटा, a1 b1 c1, दूसरे कितने बेटा, a2 b2 c2। अगर मैं दोनों का डॉट निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2, वो भी एडिशन में, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आपसे पूछा हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1, 0, -2 एंड परपेंडिकुलर टू P1 आपको दे रखा है, P1 दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 2 एंड P2 आपको दे रखा है x माइनस वाई माइनस z इज इक्वल टू 3। क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा बात करते हैं क्वेश्चन। बेटा देखिए क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है कि जो वो प्लेन है वो किससे पास कर रहा है बेटा, मुझे वो पॉइंट पास से कर रहा है 1, 0, -2। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द टर्म ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, a x माइनस 1 प्लस b y माइनस 0 प्लस c z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या पहली बात सभी को क्लियर हुई नहीं हुई? अब बेटा abc मेरे क्या है बेटा, मेरे डायरेक्शन रेशियो है। क्या है बेटा, abc मेरे डायरेक्शन रेशियो है। अब बेटा एग्जामिनर बोल रहा है कि जो ये वाला प्लेन है वो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। इन दोनों की क्या है बेटा, इन दोनों के क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बेटा जब मैं इन दोनों का डॉट लगाऊंगा तो मैंने क्या था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 बोला था कि नहीं बोला था? हाँ बेटा, अगर हमसे पहली बात क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो बेटा हम भी अपनी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि x1, y1, z1 से पास होने वाली इक्वेशन क्या होती है बेटा, ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0 वेयर abc आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखिए a मुझे क्या दे रखा है, x1 क्या दे रखा है 1, x2 क्या दे रखा है 0 और x3 y1 क्या दे रखा है 0 और z1 क्या दे रखा है बेटा -2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मुझे मिल गया a x माइनस 1 प्लस b y माइनस 0 प्लस c z प्लस 2। रिजल्ट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब देखो इसके डायरेक्शन रेशियोज बेटा मेरे पास आ चुके हैं, a, b, c बेटा मेरे उस डिजायर प्लेन के, जो प्लेन मुझे चाहिए थे उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, ये बेटा इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब अगर मैं इसका और इसके डायरेक्शन रेशियो का डॉट करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। तो मैं बोलूंगा 2 इंटू 2 a इंटू 2 प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू -1 कितना आएगा 0। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? क्लियर गया? हाँ, इज इट क्लियर टू ऑल? आगे क्या बोल रहा है बेटा, अच्छा अब बेटा जब इसका भी सेम होगा तो a इंटू 1 प्लस b इंटू -1 प्लस c इंटू -1 ये भी कितना आएगा बेटा 0। तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिल गया, 2a प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 0, a माइनस b माइनस सी इज इक्वल टू 0। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर मैं देखता हूँ कि दोनों मेरे पास, अगर मैं दोनों का रेशियो लेता हूँ, अगर दोनों सेम है तो मुझे क्या मिल गया, देखो a अपॉन -2 इज इक्वल टू b अपॉन -1 इज इक्वल टू c अपॉन -3। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर ये कैसे निकाला, ये कैसे निकाला, ये कैसे निकाला? बेटा अगर आपको याद हो तो हमने 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आपने पहले ही चीज पढ़ी होगी कि जब मैं सी ए की बात करूंगा तो a अपॉन इन दोनों का, a अपॉन इन दोनों का। ठीक है, हाँ तो -1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 1, और वो भी नेगेटिव में, तो देखो मैं क्या बोलूंगा, माइनस माइनस में +1, तो ये कितना आ गया माइनस, तो a अपॉन -2। ठीक है, फिर b माइनस b होता है, माइनस b अपॉन इन दोनों को पकड़ूंगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया बेटा -1। ठीक है, और बेटा आखिर में c आ गया इतना। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा ये तीनों अगर इक्वल हैं, अगर ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है, सी की बात करूंगा तो सी कितना आएगा बेटा -2
2 इंटू -1 -2 और उसके बाद माइनस में -1 दैट इज -3, तो सी आ गया बेटा मेरे पास -3। इज इट क्लियर? ठीक है, तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों इक्वल हैं, तो बताओ ये बताओ मैं क्या वैल्यू रखूं कि मेरा काम हो जाए। अगर मैं ए की जगह -2 रखता हूँ, बी की जगह 1 रखता हूँ और सी की जगह बेटा -3 रखता हूँ, तो क्या मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा? क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखो मेरा आंसर आ गया, ए की जगह -2, बी की जगह 1 और सी की जगह -3, तो बेटा मेरा हो गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? अगर फिर भी अगर आपको डाउट हो तो मैंने आपसे एक चीज और बोली थी कि अगर कभी भी तीन चीज इक्वल दिख जाए तो तुरंत के मान लो। याद आया? तुरंत क्या मान लो? के मान लो, के। तो के मानते ही ए मुझे कितना मिल गया? -2 के। बी कितना मिल गया बेटा? ओनली के। सी कितना मिल गया? -3 के। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -2 के -3 के, तो बेटा देखो के तीनों में से कॉमन आके कट गया, के तीनों में से कॉमन आके कट गया, तो बेटा मेरा आंसर कितना आ गया? -2 x - 1 प्लस y -3 z + 2 = 0। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? फाइंड डीसी फॉर फाइंड डीसी of when normal and angle between the P1 and P2, angle between the P1 and P2, वेट करिएगा बेटा। बेटा देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज में फर्क पड़ गया। आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है बेटा, पहला चीज है आपसे पूछना चाह रहा है कि फाइंड डीसी ऑफ द नॉर्मल, फाइंड डीसी ऑफ द नॉर्मल। दूसरा बोलना चाह रहा है बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन P1 एंड P2। देखो दो प्लेन दे रखे हैं बेटा आपके पास, P1 ये दे रखा है बेटा, P2 आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये बोल रहा है कि भैया आपको डीसी निकालना है, दोनों के नॉर्मल का डीसी निकालना है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है बेटा दोनों के मुझे एंगल्स का डीसी निकालना है। क्या निकालना है? एंगल का डीसी निकालना है, ठीक है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए तो पहली बात तो डीसी मेरे पास P1 का डीसी कितना आ गया बेटा? P1 का अगर मैं डीसी निकालूंगा तो आप जानते हैं डीसी निकालने के लिए अगर आपको डीसी निकालना है तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करो बेटा? उसके पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो बेटा मेरे पास 3 बिंदु इधर भागेगा, भागेगा नहीं भागेगा। उसके बाद 1 + 1² + 2² का डिवाइड अंडर रूट में, तो कितना आ गया? √5 आ गया। कितना आ गया? √5 आ गया। तो बेटा मुझे कितना मिल गया यहाँ से? 1/√5, ये मिल गया 2/√5। इज इट क्लियर? आगे क्या हो गया बेटा? अगला हो गया z = 0, ठीक है, z = 0। तो बेटा ये हो गया 1/√5, 2/√5 और बेटा z के लिए 0। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा जब मैं P2 की बात करूंगा तो फिर से 3 इधर भागेगा। इस बार क्या होगा? देखो बेटा 2² अंडर रूट में 2² + 1² + 1² अंडर रूट में 2² + 1² + 1², जो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा बेटा √6। क्या हो जाएगा बेटा? √6। तो बेटा इसका P2 का डीसी कितना आ गया बेटा? 2/√6, 1/√6 और बेटा 1/√6। क्या इतना सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा? cos थीटा = L1 L2 M1 M2 और N1 N2, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है बेटा? दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, आपका cos थीटा निकल आएगा, ठीक है। अपने आप करना है। अगला क्या बोल रहा है बेटा? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DR, ठीक है, इनका नॉर्मल का निकालना है। तो बेटा नॉर्मल क्या होता है कि अगर मैं दोनों के डीआर का क्रॉस लेता हूं, अगर मैं N1 और N2 का क्रॉस लूंगा तो मुझे मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो बेटा ये कितना आ गया बेटा? N1 आ गया 1 2 0, N2 आ गया 2 1 1, तो बेटा क्रॉस कितना आ गया बेटा? डीआर बेटा मेरे पास ये आ गया। क्लियर? डीआर निकल गया, इसका डीसी भी आपको निकाल लेंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए बेटा, अगला क्या बोल रहा है बेटा? इक्वेशन ऑफ, ये अगला बेटा उसी के अंदर अगला क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा है, क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ इक्वेशन परपेंडिकुलर टू P1 एंड P2, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू 2, 2, 1, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ गया बेटा? अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया है, ax - 2 + by - 2 + c z - 1 = 0। और बेटा दोनों के परपेंडिकुलर तो मैं बोलूंगा a इंटू किधर गया? ये रहा, ये पॉइंट थे a × 1, उसके बाद b × 2 + c × 0, कितना आएगा? 0 आएगा। और वापस a × 2 + b × 1 + c × 1 = क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? दोनों इक्वेशन को सेम तरीके से सॉल्व करना है, वहां से आपका a1 a2 a3 आ जाएगा, वैल्यू डालो आंसर निकालो, ठीक है। ये लिखा हुआ ABC का क्या होगा? ABC इज dr वेक्टर, dr ऑफ द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन और पैरेलल टू द A1। हाँ ये चीज भी ध्यान रखिएगा बेटा, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, ये काम की बात समझिए। सुनिएगा बेटा कि मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये दोनों का पैरेलल है। क्या है बेटा? ये जो मेरे पास है, ये जो प्लेन है, ये दोनों के पैरेलल है, ठीक है। तो बेटा ऑब्वियसली बात है, अगर ये दोनों के पैरेलल है तो बेटा अगर मान लो प्लेन जो मेरे पास प्लेन 1 था, उसका मेरे पास जो डायरेक्शन था वो क्या था? N1 था।
और जो प्लेन 2 का डायरेक्शन था वो क्या था बेटा, n2 था, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ जो मेरा प्लेन 3 है बेटा वो दोनों के पैरेलल है, मतलब जो प्लेन 3 है वो मेरे P1 के भी क्या है, परपेंडिकुलर है, और बेटा जो P3 है बेटा मेरे वो P2 के भी परपेंडिकुलर है। ये बात बोल रहा है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मैं जानता हूं कि अगर मैं दोनों को क्रॉस करूंगा, अगर मैं n1 क्रॉस n2 करूंगा तो बेटा ये जो होगा वो क्या होगा, ये मेरा n1 के भी परपेंडिकुलर होगा और बेटा ये मेरा n2 के भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर मेरा P1 दोनों के परपेंडिकुलर है और बेटा ये भी दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब बेटा मैं ये बोल सकता हूँ कि जो P1 होगा ना, जो P1 होगा बेटा वो मेरा पैरेलल होगा किसके, n1 क्रॉस n2 के। क्या ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई? क्या होगा बेटा, मेरा P1 पैरेलल होगा n1 क्रॉस n2 के, और बेटा अगर ऐसा होगा तो बेटा जो डायरेक्शन मेरा n1 क्रॉस n2 का होगा बेटा वही डायरेक्शन बेटा मेरा P1 का भी हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? तो बेटा n1 क्रॉस l2 बेटा हम यहाँ निकाल चुके हैं, यहाँ निकाल चुके हैं 2 -1 -3, तो बेटा मेरे पास कितना आ गया 2 -1 -3, ठीक है। इसमें वैल्यू डालोगे तो मुझे मिल गया 2 × x - 2 प्लस b -1 × y - 2 और बेटा -3 z - 1 = 0। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा देखिए अगली हमारे पास हेडिंग क्या है बेटा, अगली हमारे पास हेडिंग है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। बेटा अगर आपको किसी भी प्लेन के अंदर 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए पॉइंट दे रखा है क्या a1 x1 y1 z1, b पॉइंट दे रखा है x2 y2 z2 और बेटा c पॉइंट दे रखा है x3 y3 z3, ठीक है ना। तो बेटा अगर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है तो बेटा मैं क्या करूंगा, एक अपनी तरफ से r पॉइंट मान, क्या मान लूंगा बेटा, अपनी तरफ से बेटा एक r पॉइंट मान लूंगा जिसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x, y, z, मतलब मेरा वेरिएबल पॉइंट हो गया, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ कि अगर ये मेरा पूरा जो ये क्या है चारों पॉइंट बेटा अगर मेरे कोप्लेनर हैं, अगर मेरे चारों पॉइंट कोप्लेनर हैं तो आप सभी जानते हैं अगर मैं इनका स्केलर प्रोडक्ट करूंगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करूंगा, डिब्बा बनाऊंगा तो कितना जाएगा, 0 जाएगा, नहीं जाएगा? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैं से क्या बोलूंगा, ए आर ए बी और ए सी कितना जाएगा, 0 जाएगा, नहीं जाएगा? इज इट क्लियर टू ऑल? तो बेटा ये हो गया ए आर डॉट में ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी। जो ए बी क्रॉस ए सी होगा अगर आप ध्यान से देखें तो एक्चुअल में ए बी क्रॉस ए सी क्या है बेटा, डायरेक्शन जो हमारा एन कैप होता है, याद आया? डायरेक्शन जो हमारा एन कैप होता है, याद हो तो हम इसको हमेशा डॉट करते थे, ठीक है। और ये क्या हुआ करता था बेटा, ए आर क्या हो जाएगा बेटा, आर तो मेरा आर वेक्टर है और ए मेरा ए वेक्टर, तो ये ए आर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ए आर का मतलब हो जाएगा आर माइनस ए वेक्टर। क्या समझ में आया, समझ में नहीं आया? ये एक्चुअल में जो यहाँ से जो निकलता है वो बेटा एक्चुअल में क्या होता है, वो एक्चुअल में हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ये क्या होती है बेटा, एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है अगर मेरे ए बी सी तीनों एक प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। हाँ बेटा कई बार क्या करता है बच्चा, कहता है कि सर ए बी और ए सी क्यों लिया, आर एक बार ही क्यों लिया, आर 2 बार क्यों नहीं लिया? क्योंकि आर को भी आप पॉइंट मान रहे हो ना, तो कहीं भी ले सकते हो। तो बेटा इसका प्रॉपर रीजन ये होता है, आपको समझ में आ गया होगा कि इसको मैं इजीली इक्वेशन ऑफ प्लेन के टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा तो ए आर क्या हो जाएगा, देखो ए आर हो जाएगा x - x1 y - y1 z - z1, होगा नहीं होगा ए आर, ठीक है। और बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आई जे के x2, इसके लिए बेटा x2 - x1 x3 - x1 y2 - y1 y3 - y1, और बेटा इसके लिए बेटा वापस z2 - z1 z3 - z1, ठीक है। बेटा जब मैं फर्दर मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या होता है, याद है ना सभी को? अगर ये मेरा ए बी सी लिखा हुआ है डिब्बा ए बी सी, तो डिब्बा ए बी सी कितना होता है बेटा, डिब्बा ए बी सी होता है बेटा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 का मॉडुलस। याद आया नहीं आया? ठीक है ना। हाँ यहाँ पे मैंने इस तरह से प्रूफ करा दिया है, बस कुछ नहीं है। तो ये कितना आ गया, x - x1, हाँ y - y1 z - z1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 और x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1। बेटा काम की बात याद रखिएगा, सबके पीछे z1 है। z1 मतलब आपने जो पॉइंट ए माना है, जो आपने पॉइंट ए लिया है, ठीक है, सबके पीछे ए आ रहा है, ठीक है। पहले में x से माइनस हुआ है, पहले में x से माइनस हुआ है, दूसरे में x1 तो आ ही गया, दूसरे में किससे होगा, x2 से होगा, तीसरे में किससे होगा, x3 से होगा। क्या सभी को याद हुआ नहीं हुआ? ठीक है चलिए, हाँ बहुत काम आती है बेटा, हमारे पास बहुत काम आती है। अगला क्या बोल रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बाय 1 2 3 3 4 5 6 7 8 6 7 8। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात कर। बेटा देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें इक्वल टू 0 लिखना है। क्या लिखना है, इक्वल टू 0 लिखना मत भूल जाइएगा, क्योंकि इक्वेशन है। क्या करूंगा, देखो 6 पॉइंट ले लिया, मान लो ये मैंने ए ले लिया, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा x - 1 y - 2 z - 3, ठीक है ना। उसके बाद बी से
3 - 1 3 - 1, 4 - 2 4 - 2 और 5 - 3, ठीक है। और आखिरी कितना होगा बेटा 6 - 1 7 - 2 और 8 - 3। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपसे पूछा हुआ है लैम्डा a प्लस बी लैम्डा स्क्वायर बी लैम्डा सी इज इक्वल टू a b प्लस सी और b, ठीक है। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन आपका बेटा एक्चुअल में वेक्टर का ही है, तो आप वेक्टर की तरीके से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए पूर्व में से, उसके बाद इसको सिंपलीफाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप डिटरमिनेंट में लिख दीजिए, कंपेयर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक्चुअल में ये वेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा दमदार है। क्वेश्चन आपको क्या बोल रखा है बेटा, हाँ ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रखा है, ए ट्राइंगल right angle at A, two force of magnitude 1 upon AB, 1 upon AC is exert on triangle AB and AC respectively, or on vector AB and AC respectively. If D if D is a point on CB such that AD is perpendicular to BC, then find magnitude of AD, बेटा देखिए मेरे पास ये राइट ट्रायंगल बन गया ए बी सी, ठीक है। ए पे मेरा राइट ट्रायंगल बन रहा है। मैंने बोला कि जो ए डी है वो मेरी बी सी के परपेंडिकुलर है बेटा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब बेटा ये क्या बोल रहा है कि जो मेरे पास दो फोर्स में एक्सर्ट कर रहा हूँ इस तरह और इस तरह से, ठीक है। एक कर रहा हूँ बेटा ए बी के डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 1 अपॉन ए बी। दूसरा कर रहा हूँ बेटा एसी के डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 1 अपॉन एसी, ठीक है ना। अब बेटा मैंने आपसे कहा था कि अगर कभी भी आपके पास फ्री डायग्राम आता है तो ट्राई करो किसी को बैठा के ओरिजिन पे ले आओ, ठीक है। तो बेटा अगर मैं इस फिगर को उठा के ओरिजिन पे लेके आता हूं तो बेटा ए बी मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, और एसी क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास वाई एक्सिस हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा मॉड ए बी मेरे पास कितना आ गया, वेक्टर ए बी कितना आ गया, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी आई कैप। वेक्टर एसी कितना आ गया बेटा 1 अपॉन एसी जे कैप। तो बेटा बताओ एडी कितना होगा बेटा, एडी कितना होगा बेटा, एडी इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो एडी हो गया बेटा 1 अपॉन ए बी आई कैप प्लस 1 अपॉन एसी आई जे कैप। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अगला काम क्या होगा बेटा कि मैं इसका मॉड लगाऊं, तो मॉड लगाते कितना हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ठीक है। बेटा ये क्या होता है ए बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ठीक है। और बेटा रूट जो है स्क्वायर को काट देगा तो मुझे क्या मिल गया बी सी अपॉन ए बी इंटू ए सी, ठीक है। पहली बात तो ये भी हमारा ऑप्शन में हो सकता है, कई बार बेटा ये हमारे ऑप्शन में नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अगर ये हमारे ऑप्शन में नहीं है बेटा, इसका मतलब बेटा उन्होंने इसको किसी और चीज से रिलेट कर दिया है। तो बेटा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का अगर आप ध्यान से देखें तो आपने 10th के अंदर ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, और बेटा वहां पे आपने साइड्स के रेशियो को अलग साइड से रेशियो से लिंक किया होगा। सर कैसे? क्योंकि बेटा अगर आपको याद हो तो ये वाला ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल है, ये इस बड़े के सिमिलर है, ये जो छोटा ट्राइंगल है ये इस बड़े के सिमिलर है। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ, ये दोनों ट्राइंगल बेटा मेरे एक दूसरे के सिमिलर है। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा मैं क्या करूंगा, सिमिलरिटी देखूंगा किसी भी दो ट्राइंगल है। मान लो मैं देख लिया एबीसी इज कांग्रुएंट टू डीएसी, जो मेरे पास एबीसी है वो डीएसी के कांग्रुएंट होगा। अगर ऐसा होगा तो हम जानते हैं बीसी अपॉन एबी, बीसी अपॉन एबी इज इक्वल टू एसी अपॉन एडी होगा, एसी अपॉन एडी। इज इट क्लियर टू ऑल? याद है ना, पेयर पेयर करेंगे, पीछे की पेयर, पीछे का पेयर, आगे का पेयर, आगे का पेयर। तो बेटा यहाँ से मुझे BC अपॉन AB इंटू AC कितना आ गया 1 अपॉन AD। इसका मतलब मॉड AD कितना हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, मेरे दोनों ही आंसर माने जाएंगे। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए बेटा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ U V W इज ए linearly independent function and 3u vector plus p v vector plus p w vector, वापस आपका p u vector प्लस q v vector माइनस में w vector और बेटा लास्ट में 2u vector प्लस q v vector प्लस q w vector इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो बेटा आपसे पूछा है फाइंड p एंड q, फाइंड p एंड q। बेटा क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट है, ये एक्चुअल में प्लस नहीं है, ये एक्चुअल में प्लस नहीं है, ये डिब्बा दे रखा है। डिब्बा मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये भी प्लस नहीं है, ठीक है।
ये माइनस है तो बेटा ये साइन ऑफ क्यू दे रखा है, ये जो माइनस दे रखा है ना जहाँ पे, ये बेटा वो साइन ऑफ क्यू दे रखा है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल? साइन ऑफ पी दे रखा है, ठीक है। हाँ तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ठीक है। कुछ इस तरह से मेरा क्वेश्चन है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये प्लस का साइन नहीं है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। क्लियर? चलिए बात करते हैं। बेटा देखो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, मैंने अभी आपसे बोला था ये प्लस प्लस, ये जो बीच में लगा हुआ वो नहीं है, ठीक है। ये जो सिंपली साइन शो कर रहा है कि साइन मेरा क्या होगा इन चीज़ों का, ठीक है। ये प्लस नहीं है, ठीक है, इम्प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेटा हम जानते हैं अगर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा तो बेटा मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ। देखो यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, इसमें से बेटा p कॉमन निकलेगा, बेटा इसमें से भी p कॉमन निकलेगा, तो बेटा मेरे पास क्या आएगा 3p² आएगा, नहीं आएगा? अंदर डिब्बा u/w आएगा। इधर से बेटा कॉमन आएगा बेटा मेरे पास p, इधर से q और बेटा इधर से -1, ठीक है। तो मेरे पास क्या निकल गया, माइनस में pq, डिब्बा आएगा बेटा u/v/w और बेटा इधर से निकलेगा 2, इधर से निकलेगा q, इधर से निकलेगा 2, तो बेटा ये आ गया 2q², अंदर आएगा बेटा u/w, ठीक है। अगर बेटा ध्यान से देखो तो तीनों मेरे सेम, तीनों मेरे सेम, तीनों बेटा कॉमन आ गए, तो मुझे क्या मिल गया, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0। अब बेटा काम की बात समझना कि मैंने बोला हुआ है कि u/v/w आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब आपको याद होगा कि भैया बंधु मेरा कोप्लेनर नहीं है, बंधु मेरा कोप्लेनर नहीं है। और अगर बेटा कोप्लेनर नहीं है इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं बेटा कि डिब्बा मेरा 0 इक्वल नहीं होगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई? इसका मतलब अगर डिब्बा 0 इक्वल नहीं होगा तो 0 इक्वल कौन होगा बेटा, ये बेटा मेरा 0 इक्वल होगा। तो मुझे क्या मिल गया 3p² - pq + 2q² = 0। अगला काम फैक्टर कर दो, अगला काम क्या करो, फैक्टर कर दो। अगर फैक्टर नहीं बन रहा है सिंपली तो बेटा इसको क्या करो, क्या बोलते हैं, हाँ इसको डिवाइड कर दो q² से, तो मुझे क्या मिलेगा 3p/q का होल स्क्वायर - p/q + 2 = 0। बेटा इसको t मान लोगे तो मुझे क्या मिल गया 3t² - t + 2 = 0 +2। हाँ ये बात काम की बात समझना। अच्छा वो ये क्वेश्चन आ गया समझाने के लिए। देखो बेटा बच्चा क्या करता है कि कई बार तो हम सीधे फैक्टर कर देते हैं इसके, कई बार तो हम सीधे फैक्टर कर देते हैं कि सर सीधे, जो कई बच्चे कर पाते हैं, कई कई बच्चे डिवाइड कर देते हैं कि सर मैंने डिवाइड कर दिया, ये मेरा डिवाइड हो गया तीनों का, ठीक है। डिवाइड होते मुझे मिल गया 3t² - t + 2 = 0। बेटा जब आप इसका d निकालोगे एक बार d नेगेटिव आएगा, d नेगेटिव होने का मतलब नो सॉल्यूशन। और बेटा आंसर में नो सॉल्यूशन जरूर होता है, बच्चा नो सॉल्यूशन देके आ जाता है। तो बेटा जरूर ध्यान रखना अगर कभी भी आपने कुछ भी डिवाइड किया है, ठीक है, अगर आपने कभी भी इस इक्वेशन से इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है बेटा और आपका नो सॉल्यूशन आ गया, तो बेटा एक बार इक्वेशन पे जाके चेक कर लेना, हो सकता है p और q दोनों 0 होने पे मेरा आंसर हो रहा हो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि जैसे आपने तो t तो p/q को माना है ना, और अगर t को आपने p/q माना है तो बेटा p और q दोनों एक साथ को मैं एक साथ 0 नहीं ले सकता, टेक्निकली मैं नहीं ले सकता अगर मैं t को वो मान रहा हूं तो, ठीक है। टेक्निकली मैं नहीं ले सकता बट मैं मान रहा हूं तो, ठीक है। बट एक्चुअल में तो ये था ना, ये तो मैंने खुद ने माना, डिवाइड अपनी तरफ से किया है मैंने, ये तो मैंने डिवाइड अपनी तरफ से किया है, क्वेश्चन में नहीं था। क्वेश्चन में तो दोनों अलग अलग बैठे हुए थे। क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो बेटा ध्यान रखना अगर कभी भी ये वाला, इसी चैप्टर में नहीं किसी भी चैप्टर में अगर ऐसा होता है कि आप पूरे क्वेश्चन से किसी चीज का डिवाइड करके उसको दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट करते हो, तो देखो ये हमारे बहुत काम आती है हमारी चीजें, ये चीजें हम, हमारे पास दो वेरिएबल है, मैंने उनको डिवाइड करके दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और ये चीज हम कई चैप्टर्स में करते हैं क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज करने के लिए, कि भाई डिवाइड कर देते हैं, उससे क्या होता है पूरा मेरा आंसर निकल जाता है, ठीक है। और बेटा अगर उस केस में अगर मेरा नो सॉल्यूशन आ जाए तो बेटा ध्यान रखिएगा आपको तुरंत चेक करना है कि जो मेन इक्वेशन थी उसमें p और q दोनों मेरे 0 सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है। तो बेटा यहाँ से क्या आ गया 3p² - pq + 2q² = 0। अगर आप p और q दोनों 0 डालते हो तो बेटा मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ओनली वन सॉल्यूशन p = q = 0। क्लियर? चलिए अगली हेडिंग बेटा हमारे पास काम की है, यहां से बेटा थोड़ा दिमाग लड़ाने वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, यहां से थोड़ा दिमाग लड़ाने वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। मान लो बेटा पहला केस बेटा मैं लेता हूं, मैंने ये ले लिया ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। मैंने मुझे दे रखा है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और ये बेटा ये दे रखा है डी वेक्टर, ठीक है। ये आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, पी या की पी क्यू मान लो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो बेटा बच्चे क्या करता है कई बार, वो क्या करता है ए बी, सर अभी आपने बताया था कि सर अगर मैं क्रॉस करूंगा मतलब डिब्बा बनाऊंगा तो अगर ये कोप्लेनर होंगे तो मेरा काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरा उस प्लेन की क्वेश्चन निकल जाएगी। तो क्या करता है ए बी पी क्यू और ए बी क्यू पी = 0 कर देता है। ए बी क्यू, क्योंकि मुझे तीन, तो आप जानते हैं कि अगर मुझे डिब्बा बनाना है तो 3 वेक्टर चाहिए, कितने वेक्टर चाहिए, 3।
बट यहाँ पे 4 दे रखे हैं सर, बी भी दे रखा है, तो वो ए भी बना देते हैं कई बार, या फिर कई बार ए भी लिखते हैं, कई बार सिर्फ बी भी लिखते हैं, दोनों तीनों चीजें पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, तो बेटा अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो बेटा ध्यान रखना, आपने जब इसको बनाया सिर्फ ए बी लिखा, चाहे सिर्फ बी लिखा, चाहे सिर्फ ए लिखा, इन तीनों को बेटा मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि बेटा इक्वेशन ऑफ प्लेन होने के लिए मेरे पास एक वेरिएबल होना जरूरी है। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? मैंने क्या बोला? टू क्रिएट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन वी नीड टू टेक ए जनरल पॉइंट आर वेक्टर। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? तो मैं क्या करूंगा, मैं आर बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? आर पॉइंट मेरी तरफ से डाल दिया, तो मैं ए बी की जगह ए आर लिखूंगा, जिससे कि आर को मैं इंक्लूड कर सकूं। क्या लिखूंगा? ए आर, और बाकी पी और डॉट। अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी वही क्वेश्चन आ गई जो मैंने आपको समझाया था, ए आर डॉट पी क्रॉस आर। तो ए आर कितना होता है? आर माइनस ए, और पी क्रॉस आर कितना हो जाएगा? हम जानते हैं पी क्रॉस आर अगर मैं करूंगा तो मुझे इसके नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, मतलब मुझे इक्वेशन ऑफ वेक्टर मिल जाएगी। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? प्लेन का बेटा पूरा सार, मैं काम की बात बोल रहा हूं, प्लेन का पूरा सार आर फिक्स पॉइंट और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब बेटा इसके लिए वो 10 कहानी गाएगा एग्जामिनर, इसी 3 बात को बोलने के लिए वो 10 कहानी गा देगा कि भैया मेरे पास 1 पॉइंट है, मेरे पास 2 पॉइंट है, मेरे पास 2 लाइन है, मेरे पास 1 लाइन है, मेरे पास पैरेलल लाइन है। आपको दिमाग लड़ाना है कि भैया मैं किस तरह से परपेंडिकुलर लेके आऊं, किस तरह से फिक्स पॉइंट लेके आऊं। बेटा फिक्स पॉइंट तो मिल जाता है, पंगा होता है परपेंडिकुलर लाइन में, पंगा होता है परपेंडिकुलर लाइन में, दैट इज नॉर्मल में। और बेटा ध्यान रखना, नॉर्मल को लाने का सबसे बेहतरीन इलाज, किसी भी 2 पॉइंट के 2 वेक्टर का क्रॉस कर दो, किसी भी 2 डायरेक्शन का क्रॉस कर दो, आपका काम हो जाएगा। किसी भी 2 वेक्टर के डायरेक्शन का क्रॉस कर दो, आपका काम हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, किसी भी 2 डायरेक्शन का क्रॉस कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखो अभी अगले क्वेश्चन में चलता हूं, आपको समझ में आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बेटा यहां से मुझे क्या मिल गया हमारा, यहां से बेटा मुझे मिल गया आर माइनस ए डॉट में पी क्यू, ठीक है। तो एक बार आर के साथ ले लिया, एक बार ए के साथ ले लिया तो आर के साथ लिया तो मैंने क्या मिला, आर पी क्यू डिब्बा में इज इक्वल टू पी क्यू आर डिब्बा में। तो ये क्या आ गया बेटा मेरे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलिए बेटा अब अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। बेटा अगला पॉइंट क्या है बेटा, एक बात और समझना, एक बात और क्या समझना, कि भैया जो मेरा आर होता है ना, ए आर इज इन द प्लेन ऑफ पी क्यू। जो मेरे पास ए आर है, जो मेरे पास ए आर है, देखो ए आर जो है ये है, वो पी क्यू के प्लेन में है कि नहीं है। और बेटा अगर मेरा ए आर पी क्यू के प्लेन में है, तो बेटा मैं हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एक वेक्टर को उसी प्लेन में होने वाले बाकी 2 वेक्टर के अलजेब्रिक सम के बराबर लिख सकता हूं। क्या सभी को याद है कि नहीं है? मैंने ये चीज आपको कराई थी कि किसी भी 3 वेक्टर की अगर मैं बात करूंगा, अगर 3 वेक्टर मेरे कोप्लेनर हैं, तो मैं तीनों को अलजेब्रिक सम के फॉर्म में लिख सकता हूं। क्लियर? इसका मतलब बेटा मैं ए आर को लिख सकता हूं, ए आर इज इक्वल टू लैम्डा पी वेक्टर प्लस म्यू क्यू वेक्टर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? अब सर ए आर क्या था, ए आर क्या था बेटा, ए आर तो मेरा आर माइनस ए वेक्टर था कि नहीं था? तो ए को मैं उठा के उधर पटक दूंगा, तो बेटा मुझे क्या मिल गया, बेटा मुझे मिल गया आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर प्लस म्यू क्यू वेक्टर। क्या सभी को समझ में नहीं आया? बेटा इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्या बोलते हैं बेटा? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ सभी को? अब एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर एग्जाम में इस तरह की इक्वेशन हमको दी जाती है, इस तरह की इक्वेशन हमको दी जाती है, बेटा मैंने आपसे पहले कहा था कि हाथ पांव ज्यादा नहीं पछाड़ने, आप जिस मेथड को फॉलो कर रहे हो ट्राई करो उसी पे घूमकर। मैंने कहा ना कि अननोन को नोन में कन्वर्ट करो। क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि आप 10 मेथड में मास्टरी करने से बेटर ये कि एक मेथड में मास्टरी कर लो, एक मेथड भी बस आपके लिए काफी है। बाकी काम क्या होता है पता है? बाकी चीजों को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, जो फॉर्म आपको आती है बाकी फॉर्म को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अब देखो आप इसके लिए अलग से करोगे कोई फायदा नहीं, आप लगातार अभी करते आ रहे हैं हम शुरू से ही कि आर माइनस ए वेक्टर इनटू एन कैप हम लगातार करते आ रहे हैं। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो सर मैं करूं कैसे? तो बेटा अगर कभी भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये ए मुझे क्या देगा बेटा, ये देगा मेरा फिक्स पॉइंट, देगा नहीं देगा? इज इट क्लियर टू ऑल? और मुझे क्या चाहिए, देखो मेरा ए मिल चुका है, मुझे ए मिल चुका है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नॉर्मल। मुझे क्या चाहिए? नॉर्मल। सर नॉर्मल कहां से मिलेगा भाई? ध्यान से देख, पी और क्यू बैठे कि नहीं बैठे। तो मैं क्या करूंगा, दोनों का क्रॉस निकाल लूंगा। क्रॉस निकलते मुझे क्या निकल गया, एन वेक्टर निकल गया। निकला नहीं निकला, निकलते मेरी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। क्लियर? और इक्वेशन ऑफ प्लेन आते ही आप इस तरह के सारे क्वेश्चन अब तक लगातार करते आ रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज नोन ऑफ द स्केलर डॉट एंड प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। इसको हम किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, लगातार अब इस फॉर्म में करते आ रहे हैं,
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखो अब मैं कहना कि कुछ नहीं होता, कहानी वही होती है, बस एग्जामिनर काम क्या होता है, कहानी को अलग अलग तरीके से गाने का काम होता है। मैंने अगला क्वेश्चन दे दिया कि भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो जिसके दो पैरेलल लाइन है। कितने पैरेलल लाइन है बेटा? दो पैरेलल लाइन है। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे समझना जरा। हाँ मैं लिखा दे रहा हूँ, ये एग्जामिनर कुछ और भी सोच सकता है, मैं समझाने का तरीका बता रहा हूँ, रटना नहीं है, सिर्फ दिमाग खड़ा होकर हम कर क्या रहे। अगर दो पैरेलल लाइंस की बेटा मैं अगर बात करूंगा, अगर मैं दो पैरेलल लाइंस की बात करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, देखो मान लो इसकी लाइन में बोल दे रहा हूं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा 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 सी वेक्टर, ठीक है। और बेटा मैंने इसको बोल दिया आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा देखिए, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है तो दो चीज चाहिए, डायरेक्शन और फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट तो बेटा मुझे दो दो दे रखे हैं, ए के साथ और बी के साथ दो दो फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो इक्वेशन में दोनों ए के साथ भी इक्वेशन बन सकती है और बी के साथ भी इक्वेशन बन सकती है, और ऑप्शन में दोनों ही हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ नहीं तो सिंगल चॉइस में एक ही होगा, ठीक है। अब बात करूंगा डायरेक्शन की। बेटा डायरेक्शन के लिए मुझे दो वेक्टर चाहिए क्रॉस करने के लिए, दो वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए क्रॉस करने के लिए। तो सर एक डायरेक्शन तो मुझे दे रखा है सी भाई साहब, ये क्या है डायरेक्शन, क्या आप सभी को याद है नहीं है? सर दूसरा डायरेक्शन कहां से लेके आऊं? अरे बाबू मोशाय, ए पॉइंट ये रहा, इधर होगा ए पॉइंट, बी पॉइंट ये रहा, इधर होगा बी पॉइंट, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं ए, इसको मैं बोल देता हूं बी। तो जरा बताओ अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या ये वेक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा? और ये वेक्टर कहां होगा? इसी प्लेन में होगा नहीं होगा? और अगर इसी प्लेन में होगा तो ए बी क्रॉस सी मुझे परपेंडिकुलर देगा नहीं देगा? क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने कहा ना राम कथा गाने के हजार तरीके, रिजल्ट वही निकलना है। आपको क्या करना है? फिक्स पॉइंट ढूंढना है, दो लाइन ढूंढनी है, दो डायरेक्शन ढूंढने जिनको मैं क्रॉस कर सकूं। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिक्स पॉइंट ढूंढना है, दो डायरेक्शन ढूंढने हैं जिनको मैं क्रॉस कर सकूं, मेरा काम हो गया। तो आंसर क्या होगा? देखो बात करते हैं, इधर ये रहा ए आर का मतलब आर माइनस ए, डॉट में ए बी क्रॉस सी वेक्टर। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? और हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा, ए आर ए बी और सी। ये क्या हो गया बेटा? ये क्या हो गया? डब्बा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर इसको नहीं कर पाए, डब्बा तो हम बचपन से करते आ रहे हैं सर, डब्बा बनाओ उसमें डालो काम हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अगला केस की बात करते हैं, अगले केस की बात करते हैं। अगला केस क्या बोल रहा है? हाँ प्रॉपर्टीज चल रही है, लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज यहाँ पे, यार प्रॉपर्टीज तो है यार। हाँ देखिए बेटा, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड कंटेन ए गिवन लाइन। इस बार बोल रहा है कि भैया इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना, वो एक गिवन लाइन से तो जा रही है, ठीक है। अब पिछली बार दिया था दो पैरेलल लाइंस, इस बार दिया एक लाइन एक पॉइंट, एक लाइन एक पॉइंट। एक लाइन एक पॉइंट का मतलब फिगर बना दूं मैं, फिगर 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 फिगर, ये रहा फिगर, चलो बन गया मेरा फिगर, ये बन गया, ठीक है। हाँ जी, अब बोल रहा है भाई इसके अंदर इस महोदय के पास एक तो लाइन है और एक पॉइंट है। अब सर पॉइंट तो मिल गया, डायरेक्शन कहां से? बेटा मेरा फिक्स पॉइंट मान लो पी है और लाइन हो गई ए वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर। सी क्या दे रहा है बेटा? एक डायरेक्शन, तो सर मेरे पास ये बन गया। अब एक डायरेक्शन और हो जाए मेरा काम हो जाएगा। फिक्स पॉइंट सर पी ए दे रखा है, कोई टेंशन की बात है ही नहीं मुझे, ठीक है। अब अगला डायरेक्शन कहां से लेके आऊं भाई? ध्यान से देखिए, ए वाला पॉइंट किसी लाइन पे कहीं ना कहीं बैठा होगा, मान ले ये बैठा ए वेक्टर, ठीक है। तो अगर तू इसको जोड़ देगा तो डायरेक्शन मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? तो तुझे क्या बोल देगा? P माइनस ए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये हो गया देखो ए बी, अगर मैं ये बी पॉइंट बने यहाँ पे बोला, देखो ये रहा ओ, ठीक है। ए आर इज इक्वल टू ए बी क्रॉस सी। ए बी कौन सा हो गया था? ये मैंने इसको ए माना था, इसको बी माना था, ठीक है। ऐसे ही मान लो, आपकी मर्जी, मैंने लाइन के पॉइंट को बी माना था, ये लिखा हुआ बी, इस पॉइंट को ए माना था, तो मैं क्या बोलूंगा? ए बी क्रॉस सी। आगे मेरा डब्बा बन गया ए आर ए बी सी इज इक्वल टू 0। क्या सभी को समझ में आया नहीं आ रहा? मतलब राम कथा कैसे भी गालू, काम की बात पे फोकस रखना है कि भैया मुझे पॉइंट मिलना चाहिए और दो डायरेक्शन मिलने चाहिए जिनको मैं क्रॉस करके एन कैरेक्टर निकाल सकूं। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, हाँ एक्सप्रेस इक्वेशन ऑफ ए प्लेन P इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस लैम्डा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस म्यू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप। हाँ आपको पैरामेट्रिक फॉर्म दे दी है, आपको इसको कन्वर्ट करना है सिंपल आपकी वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में। बेटा देखिए मेरे पास, मैंने कहा था ये तो मेरा फिक्स पॉइंट मामू, ये P और ये Q, तो मैं क्या करूंगा? P क्रॉस R करूंगा। सबसे पहला काम एन कैप निकालूंगा, P क्रॉस R। तो P के क्रॉस कितना आ गया? आई जे के, P की जगह 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3, Q की जगह 3 4 माइनस 1। तो बेटा मेरे पास क्रॉस कितना आ जाएगा? बेटा मेरे पास क्रॉस आ जाएगा, देखो I का 1, हाँ 1 माइनस 12 माइनस 11, ठीक है। जे का करूंगा तो कितना आएगा बेटा? -2 -9 -2 -2 -9 -11, और जे का मतलब ऑलरेडी माइनस होता है तो बेटा ये हो गया +11।
ठीक है, और लास्ट क्या हो जाएगा बेटा 2 8 11 और ये क्या है -3 -3 कितना हो गया +3, तो बेटा ये हो गया वापस 11, तो -11 11 और 11। ठीक है, फिक्स पॉइंट क्या निकल गया बेटा मेरे पास, फिक्स पॉइंट निकल गया 1 -2 और 0, 1 -2 और 0, क्योंकि जहाँ पे के कैप है ही नहीं। ठीक है, तो देखो डॉट कर दूं, डॉट करते मुझे कितना मिल गया, जब इससे गया तो -11 11 और 11, और बेटा जब वो इससे जाएगा तो -11 × 1 -11, 11 × -2 तो -22, तो ऐड करने पे कितना आ गया बेटा, ऐड करने पे बेटा मुझे मिल गया कितना, मुझे मिल गया बेटा माइनस में 33। ठीक है, और एक माइनस ये ऑलरेडी, तो जब ये बाहर जाएगा तो ये वाला माइनस पॉजिटिव होगा, अंदर वाला नेगेटिव बना रहेगा। क्लियर, तो बेटा मुझे अगला काम क्या होगा, अगर मैं पूरे का -11 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल गया, x - y - z = 33। ठीक है, तो क्या मिल गया, r ब्रैकेट में 1 -1 -1 और बेटा = 3, हमारा आंसर आ गया फाइनल आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कंटेनिंग द लाइन r वेक्टर = 0 to 1 plus lambda 1 - 1 1 and r vector = 2 3 6 and mu 2 1 5 2 1 5। बेटा देखिए इस क्वेश्चन की मैं बात करूंगा तो बेटा ए बी निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग दे रखी है, ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, दोनों पैरेलल नहीं है, तो ये तो हो गया C1, ये हो गया C2, तो बजाय मैं ए बी का डायरेक्शन निकालने के सीधे यहीं से डायरेक्शन निकाल लूंगा दोनों का क्रॉस करके। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और फिक्स पॉइंट चाहूं तो एक बार इसे लेके आंसर निकल जाएगा और एक बार बेटा इसे लेके भी आंसर निकल जाएगा। तो क्रॉस कितना आ गया बेटा, क्रॉस कितना मेरे पास आ गया -6 - 3 और पहली बार जब मैं इस पॉइंट को लूंगा तो 0 2 5 बेटा सिंपलीफाई किया, मेरा आंसर आ गया 2x + y - z = 1। ठीक है बेटा, एक बात ध्यान रखना कि मेरे पास जो मैं ये अलग पॉइंट अगर लेता भी हूं तो बेटा आर के साथ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो आर के कोफिशिएंट होंगे ना इस वाले पार्ट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो छेड़छाड़ होगी वो सेकंड पार्ट में होगी, मतलब इस पार्ट में अंदर होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म। आगे क्या है बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है बेटा, अगर आपको याद हो तो हमने स्ट्रेट लाइन में भी इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, या आप याद है कि नहीं है, हमने क्या पढ़ा था कि अगर लाइन x एक्सिस को a पे काटे y को b पे काटे तो मेरे पास x/a + y/b = 1 होता है। ठीक है ना। अब महोदय आ गए मेरे कौन से 3D वाले, तो 3D में लाइन की जगह क्या चलेगा, प्लेन चलेगा। क्या चलेगा, प्लेन चलेगा। कितनी जगह काटेगा, 3 जगह। कहाँ पे, x y z, x पे किस पे, a पे, y पे किस पे, b पे, z पे किस पे, c पे। क्या समझ में आया नहीं आया? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, x/a + y/b + z/c = 0। इज इट क्लियर टू ऑल? अब काम की बात और समझना, क्या बोल रहा है आगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर बाबू अगर x एक्सिस के प्लेन पैरेलल है, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो x वाला टर्म गायब। याद है ना, मैंने बताया था आपको, अगर x के पैरेलल है तो x वाला टर्म गायब। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, y/a + z/c = 1। ये आ गई y/a + z/c = 1। ठीक है, क्यों सर, क्यों 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 बेटा, अगर x के पैरेलल है तो एक पे ये कभी x को कट करेगी नहीं करेगी, तो कहां पे कट करेगी बेटा, हम खुद जानते हैं कि अगर कोई किसी के पैरेलल होती है तो कहां पे कट करती है, इन्फिनिटी पे। मतलब ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और कांस्टेंट अपन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो ये बिंदु गायब। ठीक है, हाँ, जब ये y के पैरेलल होगी तो ये वाला बिंदु गायब, और z के पैरेलल होगी तो ये वाला बिंदु गायब। ठीक है, गायब होने में 2 मिनट लगाते हैं बंदू। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना होता है बेटा, एबीसी का एरिया कितना होता है बेटा, ये होता है आपका 1/2 a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। याद है कि नहीं है सभी को? ठीक है ना, हाँ। और अगर वेक्टर की बात करूंगा तो बेटा मेरे पास i कैप j कैप k कैप आ जाएगा, ए बी के कैप प्लस बी सी आई कैप प्लस सी ए के कैप। ठीक है, और अगर मैं डिटरमिनेंट की बात कर लूंगा तो बेटा सबसे काम की चीज ये वाला रिजल्ट, लास्ट वाला डिब्बा = 1/2 ब्रैकेट में ab² प्लस bc² प्लस ca²। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन टू फाइंड bm। हाँ जी बेटा ध्यान रखिए, आपसे बोला गया है कि अगर किसी प्लेन से आपको पॉइंट बी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। अगर मैं फिगर लेता हूं, ये मेरा फिगर हो गया। अगर बेटा इस इक्वेशन की लेता हूं, इक्वेशन में लेता हूं r - a.n कैप। ठीक है बेटा, अगर मान लो मैंने पॉइंट बी लिया है, बेटा ये मेरा पॉइंट बी है, क्या है, पॉइंट मेरा ये बी है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट बी हो गया। ठीक है, अगर बेटा मुझे इस पॉइंट से प्लेन की दूरी निकालनी है तो पहली बात तो ये दूरी होगी,
होगी नहीं होगी, क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा। अगर मैं इस पॉइंट को एम पॉइंट बोल दूं, एम बोल देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे एम लिया, यहाँ पे मैंने एम लिया इसलिए मैं एम बोल दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप कुछ और भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, सी बोल दो, डी बोल दो, ई बोल दो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। हाँ, एम क्या हो जाएगा एक्चुअली, फिट ऑफ परपेंडिकुलर। अब बेटा जब मैंने आर माइनस ए इंटू एन कैप किया, तो बेटा पहली बात तो ए क्या है बेटा, ए इसी प्लेन में लाई करने वाला एक पॉइंट है कि नहीं है। अच्छा, और बेटा एन कैप क्या है बेटा, एन कैप एक्चुअल में इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक प्लेन है, लाइन है। एन जो एन वेक्टर है, ये एन वेक्टर क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। बेटा अगर एन वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है तो बेटा एक बार बताओ, जो एन वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा नहीं होगा बीएम के, क्लियर। वो बीएम वेक्टर के पैरेलल होगा नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। दूसरा बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरा ए वेक्टर आ गया, ये मेरा क्या है बेटा, ये मेरा ए एम निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर आपको याद हो तो बेटा ये हम डी निकालते थे ट्राइंगल के अंदर, याद आया, स्टार्टिंग में वेक्टर के अंदर में निकाला था, याद है कि नहीं है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ करता था, तो सीधे बोल रहा हूँ बेटा, ये आ गया हमारे पास ए बी, बी माइनस ए इंटू एन कैप अपॉन मॉड ए, क्लियर हुआ नहीं हुआ, बी माइनस ए इंटू एन कैप अपॉन मॉड ए, ठीक है। तो बेटा यहाँ से मेरे पास ए बी एम बी एम निकल जाएगा, बी एम कितना आ गया बेटा, ए बी डॉट एन कैप अपॉन मॉड ए, दैट इज बी माइनस ए एन कैप अपॉन मॉड ए। तो जब मैं बेटा मल्टीप्लाई करूंगा तो बी डॉट एन माइनस में ए डॉट एन अपॉन एन वेक्टर। इज इट क्लियर टू ऑल। तो बेटा यहाँ से मेरा ये आ गया। अब बेटा देखो, अगर आपको याद हो तो ए डॉट एन क्या हुआ करता था, हमारे पास डी हुआ करता था, याद है कि नहीं है। तो मैं क्या बोल दूंगा, बी एम इजिकल टू बी डॉट एन माइनस डी अपॉन एन कैप। तो बेटा एन क्या हुआ करता था, एबीसी, और बी क्या है बेटा मेरे पास, x1 y1 z1। तो बेटा मेरे पास फॉर्मूला सीधी क्या आ जाएगा बेटा, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा ए एक्स1 प्लस बी वाई1 प्लस सी z1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। बेटा अगर आप ध्यान से देखें, तो पूरे की जो राम कथा है ना, राम कथा जो है, अगर मुझे प्लेन दे रखा था, देखो अगर ये डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x1 y1 z1, अगर आपको याद हो तो मेरा एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी बेटा मेरे पास ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी इजिकल टू डी, होगी नहीं होगी, यही मेरे पास राम वो कहानी होगी, यही मेरा इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी, ठीक है। डी को मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस डी हो जाएगा, होगा नहीं होगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा अगर आपको याद हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन में निकाला करते थे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन सॉरी डिस्टेंस ऑफ ए लाइन विद डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट विद द लाइन, याद है कि नहीं है। अगर मुझे किसी पॉइंट की किसी लाइन से दूरी निकालनी है, और इक्वेशन मुझे लाइन हुआ करती थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, डिस्टेंस कितना हुआ करती थी बेटा, मेरे पास हुआ करती थी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हुआ करती थी नहीं हुआ करती थी बेटा। सेम यहीं पे होगा, ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस सी जेड वन स्क्वायर, बेटा इसको प्लस डी लिखो चाहे माइनस डी लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। आपको सिर्फ इतना करना है, इक्वेशन को सब जगह इक्वल टू 0 करना है, बाकी पूरी चीज एक साथ यहाँ पे होनी चाहिए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, सेम प्लेन के अंदर भी सारी चीजें एक तरफ होनी चाहिए। अब आप इसको माइनस डी लिखो प्लस डी लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। क्योंकि आप जानते थे कहीं तो उसको इस तरह लिखते थे फॉर्म को, और कहीं लिखते थे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी लिखते थे, तो इधर लाके उसको माइनस सी कर दिया करते। तो आपकी मर्जी कैसे भी करो, क्योंकि वो कांस्टेंट है, कैसे लिखना चाहे वैसे लिखो, अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। सेम टू सेम आपकी जो कहानी थी किसकी, कहाँ पे पढ़ा था आपने ये, सेम टू सेम बेटा जो आपकी कहानी थी स्ट्रेट लाइन है बेटा, सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे फॉलो होता है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, देखो मैं लिखा हुआ है, अगर ये दे रखी है तो प्लस आ जाएगा, अगर वो दे रखी है तो माइनस आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है। हाँ तो देखो अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखो हमारी काफी सारी चीज स्ट्रेट लाइन से गई है। जैसे पहली चीज ये वाली स्ट्रेट लाइन से गई है, ठीक है। इससे पहले हमने देखा ये एरिया स्ट्रेट लाइन से गया है, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन से गई है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा ये सारे आपके स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट चलते चले आते हैं, ठीक है। अच्छा हम कहाँ पहुंच गए अगला पॉइंट और देख लेते हैं बेटा, ये आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है, अगली क्लास से इससे आगे से कंटिन्यू करेंगे। क्या बोल रहा है बेटा अगला पॉइंट बोल रहा है पैरेलल प्लेन्स के बीच की दूरी, पैरेलल प्लेन्स के बीच की दूरी। अगर बेटा अगर आपको याद हो तो पैरेलल लाइंस की दूरी क्या हुआ करती थी बेटा, c माइनस सी वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है कि नहीं है। तो पैरेलल प्लेन की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, d1 माइनस d2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपका आंसर आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल। तो बेटा आज पेज नंबर 13 में बेटा हमने कंप्लीट किया, आपके रह गए कितने 25 पेज और रह गए। अगली क्लास में बेटा वो आपके सभी सब्जेक्ट पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा, ओके बाय टू ऑल।